Hello everyone, my name is Gufran Chaudhary and in this video we are going to start with AMU BLLB 2022 previous year question paper. So in today's lecture the first question is which of the phrases ABCD given below the sentence should be इस टाइप से यहाँ पर हमें दिया है और आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो यहाँ से है एज समीर वॉज। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एज समीर वॉज फैमिलियर। वॉज से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, वॉज क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट की बात कर रहा है कि जैसे ही समीर वॉज फैमिलियर विद द रोड टू आकाश हाउस ही लीड द वे। सो हमसे यही पूछा है कि किस वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो आंसर हम बता सकते हैं कि डी ऑप्शन हो जाएगा, नॉट डी ऑप्शन बट इस वाले पार्ट में एरर है जो यहाँ पर है ही लीड द वे। क्यों? देखिए आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है प्रेजेंट से तो वो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप पास्ट में बात करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने पास्ट में बात शुरू की थी तो पास्ट पर ही ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है बीच में आप कुछ भी प्रेजेंट डाल देंगे, ये इर्रेलेवेंट साउंड करेगा। ठीक है, इर्रेलेवेंट क्या ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम जब बात पास्ट की कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन पास्ट में ही होना चाहिए, आप प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हैं उसको। सो यही यहाँ पर एरर है। देखिए सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ सो इस वाले पार्ट में एरर है ही लीड द वे। यहाँ पर आना क्या चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए ही लेड द वे, ही लेड द वे, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा ही लेड द वे। क्यों? देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से एज समीर वॉज, यहीं से हम समझ सकते थे कि ये क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो पास्ट की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट सेंटेंस की बात की जा रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। जैसे ही समीर फैमिलियर था विद द रोड टू आकाश हाउस, जो आकाश के घर की तरफ रोड जाता है वहाँ से, सो ही लीड द वे, लीड नहीं, एक वर्ब होती है लीड, एक वर्ब क्या होती है, लीड होती है। लीड का मतलब आप जानते होंगे किसी को कहीं लेकर जाना, लीड। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड एंड थर्ड फॉर्म भी इसकी फॉर्चुनेटली लेड ही होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सो जाहिर सी बात है अगर हमने बात पास्ट में स्टार्ट की थी तो यहाँ पर भी पास्ट आना चाहिए, ये तो बात प्रेजेंट की करेगा एंड ये पास्ट की बात की जाएगी। सो ही लीड द वे ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही, इसको अगर हम चेंज करें सो लेड द वे, ही लेड द वे, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में दिया है लेड अवे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पर दिया है आपका लेड अवे, इसको हम प्रेजेंट में लिखें तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है लीड अवे। ये जो बी ऑप्शन है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से हटाकर हम, ये तो जानते ही हैं बेसिक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा यानी कि लीड अवे। लीड का ही हमने पास्ट बना दिया तो वो लेड अवे बोल सकते हैं, ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है टेक और गाइड समवन अवे फ्रॉम अ प्लेस, यानी कि किसी को कहीं लेकर जाना या किसी प्लेस के लिए गाइड करना। टेक, आप इसको क्या बोल सकते हैं, टेक किसी को लेकर जाना या किसी को गाइड करना। हम लोग रास्ता बताते हैं ना किसी को कि यहाँ से जाइए, लेफ्ट मुड़ना फिर राइट मुड़ना और आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा। सो टेक और गाइड समवन, किसी को गाइड करना या किसी को लेकर जाना, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम अ प्लेस, किसी एक जगह से। ठीक है, सो फैमिली वाले भी घर वाले बोलते हैं ना कि जाइए इनका हाथ पकड़ कर और इनको उनके घर की तरफ लेकर जाइए, वही चीज़ है लीड अवे। इस सेंटेंस में जो बात की जा रही थी, द सेंटेंस इज अबाउट समीर गाइडिंग द वे, नॉट टेकिंग समवन अवे। अगर हम बी ऑप्शन की बात करेंगे कि बी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता यहाँ पर, तो यहाँ समीर जो है क्या कर रहा है, द सेंटेंस इज अबाउट समीर गाइडिंग द वे, नॉट टेकिंग समवन अवे, किसी को लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ गाइड करने की बात की जा रही है। ओके, तो इसी वजह से ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, ये भी एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब है टेक और गाइड समवन अवे फ्रॉम अ प्लेस। और डी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, इसको हम लोग काट देंगे और नो ऑप्शन भी नहीं होगा।
रीज़न मैंने बता दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कंप्लीट द सेंटेंस द पुलिस इन्वेस्टिगेटर ट्राइड हार्ड। अच्छा ये भी पास्ट में ही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की हार्ड टू सम रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिमिनल बट द क्रिमिनल रिफ्यूज्ड टू डाइवल्ज एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। दो वर्ड हैं यहाँ आपको दिखाई देंगे, एक है इलिसिट और दूसरा भी इलिसिट ही है। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है क्योंकि ये होमोफोन है दोनों एक दूसरे के। पहले वाले की अगर मैं बात करूँ यहाँ इलिसिट, जो फर्स्ट वाला है इलिसिट, ये जो इलिसिट होता है इलिसिट, इसका मतलब होता है जनाब, इट मीन्स इलिसिट मीन्स गेट इन्फॉर्मेशन, किसी से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, गेट इन्फॉर्मेशन, गेट इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समवन, या तो किसी से कुछ कोई कोई रिस्पॉन्स प्राप्त करना या किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना, किसी से कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछना पता करना। सो गेट इन्फॉर्मेशन और हम बोल सकते हैं इसको और रिएक्शन, या कोई भी रिएक्शन फ्रॉम समवन, किसी से कुछ पूछना, ये भी बोल सकते हैं हम इसको। ये जो सेकंड वाला इलिसिट है, ये अगर आप गौर करें इस पर तो काफ़ी बार एएमयू ने रिपीटेड क्वेश्चन है ये पूछा है, ये पूछा जाता है। और इस वाले इलिसिट का मतलब होता है इल्लीगल, सिंपल इसका मतलब होता है इल्लीगल। ठीक है, पहला वाला इलिसिट होता है गेट इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन फ्रॉम समवन, सेकंड वन इज इलिसिट मीन्स इल्लीगल, कोई भी जो इल्लीगल चीज़ है उसको हम लोग इलिसिट बोलते हैं। इलेजिटिमेट भी हिंदी में मैंने एक बार और बताया था इसको, शायद मैंने 2020 के पेपर में बताया था या 2021 के में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन इलेजिटिमेट भी इसका ही सिनोनिम होता है इलिसिट का ही। ये इलीगल होता है या जिसको सोसाइटी और समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, हिंदी में इसको नाजायज़ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो इलिसिट मैं करा चुका हूँ, इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ये एक दूसरे के इलिसिट और इलेजिटिमेट सिनोनिम हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है इसमें दोनों में। अब रही बात, हमें इलिसिट का मतलब भी पता है, दूसरे वाले इलिसिट का मतलब भी पता है। अब देखते हैं हम क्या बात की जा रही है। यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है ये द पुलिस इन्वेस्टिगेटर ट्राइड हार्ड टू सम रेस्पॉन्स। अच्छा, किसी से कोई रेस्पॉन्स पाने की बात की जा रही है। अगर मैं इस इलिसिट को लगाता हूँ, ये वाला जो है सेकंड इलिसिट, इसका मतलब इलीगल हो जाएगा। सो द पुलिस इन्वेस्टिगेटर ट्राइड हार्ड टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन, इलीगल इन्फॉर्मेशन नहीं, इलीगल की तो बात नहीं की जा रही है, इलीगल सम रेस्पॉन्स, ये तो थोड़ा सा इररिलेवेंट साउंड करेगा ना। तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इलिसिट, यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की उससे कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की। यहाँ पर ये अगर हम लगाएंगे इलिसिट यानी कि गेट इन्फॉर्मेशन, तो यही चीज़ होगी गेट इन्फॉर्मेशन या सम रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिमिनल बट द क्रिमिनल रिफ्यूज्ड, यानी कि क्रिमिनल ने मना कर दिया। जब आप उससे कुछ पूछेंगे तभी तो क्रिमिनल मना करेगा ना, तो वही वाली चीज़ है ये कि इलिसिट यहाँ पर आना चाहिए, elicit some response from the criminal but the criminal refused to, मना कर दिया उसने, divulge any information of his operation। कैसा ऑपरेशन था, illicit ऑपरेशन था। अगर मैं इस illicit को यहाँ पर लगाता हूँ तो ये हो जाएगा illicit information, मतलब गेट इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ यहाँ बात कर रहे हैं आप कुछ सूचना प्राप्त करने की, तो सूचना प्राप्त करने का इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है, यानी कि इलिसिट ऑपरेशन, इलीगल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। उसका कैसा ऑपरेशन था, कोई इलीगल एक्टिविटी वो कर रहा था। इसका मतलब 100% श्योरिटी है कि ये जो 100% है कि ये वाला जो इलिसिट है ये यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलिसिट। कैसा ऑपरेशन था, इलिसिट ऑपरेशन था, इलीगल। ठीक है, सो ये तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन भी हो सकता है और यहाँ पे ये भी हो सकता है, कौन सा वाला, डी ऑप्शन भी हो सकता है। नहीं, डी ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ पे। अच्छा, डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी वही बात की जा रही है, इलिसिट यानी कि प्राप्त करने की इन्फॉर्मेशन, और यहाँ भी एक बात की जा रही है, इलेजिटिमेट वैसे भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि द पुलिस इन्वेस्टिगेटर ट्राइड हार्ड टू इलिसिट। कौन सा वाला इलिसिट, ये इलिसिट, ELICT, इलिसिट, यानी कि गेट इन्फॉर्मेशन सम रेस्पॉन्स फ्रॉम द क्रिमिनल बट द क्रिमिनल रिफ्यूज्ड टू। एक वर्ड और भी है और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो है डाइवल्ज। डाइवल्ज भी एक वर्ब होती है और इस डाइवल्ज का मतलब होता है जनाब, अगर हम बात करें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको डाइवल्ज। वैसे तो मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है बट कोई मसला नहीं है, लिख लीजिए यहाँ पे
डाइवल्ज का मतलब होता है टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट, टेल समथिंग ऐसी चीज़ बताना, टेल समथिंग कुछ बताना जो कि सीक्रेट है, समथिंग टेल समथिंग दैट इज सीक्रेट जो सीक्रेट है। इसको हम बोल सकते हैं गुप्त बात बताना। बिल्कुल, जो हिंदी वाले हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, वो लोग लिख सकते हैं गुप्त बात बताना, डाइवल्ज का मतलब होता है। ठीक है, सो क्रिमिनल ने रिफ्यूज़ कर दिया क्या चीज़ करने से, डाइवल्ज यानी कि जो कि हिडन इन्फॉर्मेशन थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, उसको मना कर दिया बताने से। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस को हमें चूज़ करना है कौन सा यहाँ पे सही हो सकता है। अच्छा, पहला जो ऑप्शन है यहाँ, द फर्स्ट ऑप्शन इज ही डिस्क्राइब्ड मी, ही डिस्क्राइब्ड मी द सिचुएशन। ठीक है, ये हुआ। सेकंड है ही डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन टू मी, ही डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन टू मी, आई वॉज डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन। अगर यहाँ पे आप देखें, गौर करें, तो बहुत सारे बच्चों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, बट यहाँ पे ये जो वर्ब है, सी ऑप्शन देखिए चेंज है यहाँ पर है ही डिस्क्राइब्ड, ना कि डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब जानते हैं किसी चीज़ का वर्णन करना, किसी चीज़ को बताना। सो ही डिस्क्राइब्ड मी द सिचुएशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है। सेकंड है ही डिस्क्राइब द सिचुएशन टू मी, सेकंड है आई वॉज डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन। ओके, क्या ऑप्शन हो सकता है? सो पहले तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा क्या हो सकता है यहाँ पर, एंड द सेकंड वन इज हम देखते हैं क्या हो जाएगा। ओके, पहली बात तो अगर मैं ए ऑप्शन को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर आएगा ही डिस्क्राइब्ड मी, यानी कि ही डिस्क्राइब्ड मी। नहीं जनाब, मुझे डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है, ना कि मुझे डिस्क्राइब किया गया है। अगर मैं ये लगाता हूँ, यहाँ अगर हम लगा देते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर ये बात करेंगे आप फर्स्ट वाले की, तो ये क्या कन्वे करेगा, मीनिंग जो कन्वे करेगा, ही डिस्क्राइब्ड, क्या डिस्क्राइब करता है, मुझे। नहीं, मुझे डिस्क्राइब करने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ कोई सिचुएशन होगी, सिचुएशन को बताया जा रहा है, ना कि मुझे बताया जा रहा है। इस वजह से ये जो ग्रामेटिकली है, सो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन वुड बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। मुझे डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा है, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, मुझे। अच्छा, अगर बी ऑप्शन हम लगा सकते थे यहाँ पर, ही डिस्क्राइब द सिचुएशन, ये सही हो जाता। देखिए, ये जो ऑप्शन है ये सही हो सकता था, यानी कि ही डिस्क्राइब, क्या चीज़ डिस्क्राइब की उसने, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, बिल्कुल सही बात है। किसको, मुझे। तो प्रपोजिशन के बाद में यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दिया, यानी कि ही डिस्क्राइब द सिचुएशन टू मी, ये सही था। ऊपर वाला तो वैसे भी इनकरेक्ट था ग्रामेटिकली, क्यों, क्योंकि मुझे डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, मुझे। सो ये गलत की कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है। पहली बात तो ये भी गलत है, ये डिस्क्राइब्स आएगा यहाँ पे, एस लगेगा यहाँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। तो ये गलत वैसे हो जाएगा, क्योंकि एक जनरल की बात करेगा कि वो डिस्क्राइब करता है सिचुएशन को, मुझे नहीं। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, पास्ट में बात की जा रही है। यहाँ अगर इंडेफिनिट लगा देंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा कि वो डिस्क्राइब करता है। ये ऐसा कन्वे करेगा कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो रूटीन एक्शन में है, यानी कि ऐसा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो किस चीज़ को शो करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप बात करें तो किस चीज़ को बताता है, वो डेली रूटीन एक्शन को बताता है, हैबिट को बताता है। इस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इसका जो दूसरा रीज़न है वो ये है इनकरेक्ट होने का, कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर था यहाँ पर एस आना चाहिए था। अगर एस भी लगाते तब भी गलत हो जाता, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट साउंड करता। सेकंड थिंग इज़ कि ही डिस्क्राइब द सिचुएशन टू मी, सी ऑप्शन भी सही है यहाँ पर, लेकिन ये वर्ब ही चेंज कर दी इन्होंने। वहाँ डिस्क्राइब की बात की जा रही थी, यहाँ अगर आप देखें एक वर्ब होती है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब। ठीक है, आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन देखिए इसको, डिस्क्राइब है यहाँ पर, ना कि डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब का मतलब होता है सी और नोट समवन और समथिंग। ठीक है, किसी को देखना, सी, किसी को देखना या फिर कुछ नोट डाउन करना, मतलब नोट कुछ भी, समवन या समथिंग, किसी को देखना या किसी चीज़ को नोटिस करना, और समथिंग, ये मतलब होता है इसका। तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा, यानी कि ये मीनिंग ही चेंज कर दिया इस पूरे सेंटेंस में। तो फिर क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन बचा हमारे पास, यानी कि आई वॉज डिस्क्राइब द सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, मुझे डिस्क्राइब किया गया क्या चीज़, सिचुएशन को, पैसिव में बना दिया। पास्ट का जो है ये, पास्ट के पैसिव वॉइस की बात की जा रही है, पास्ट के पैसिव में बना दिया, यानी कि आई वॉज डिस्क्राइब द सिचुएशन, मुझे डिस्क्राइब की गई क्या, सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया
पैसिव में बना दिया, इनको एक्टिव से हटाकर इन लोगों ने पैसिव को बना दिया। जैसे कि ये ना इस टाइप से हो जाएगा सेंटेंस, अगर आपको थोड़ा सा रिलेवेंट साउंड कर रहा हो तो जिन लोगों ने पैसिव वॉइस पढ़े हैं उनको तो पता लग गया होगा कि आई वॉज डिस्क्राइब द सिचुएशन। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं ये वो चीज़ है, जैसे कि मुझे सच बताया गया, तो मैं क्या बोलूँगा, आई वॉज टोल्ड द ट्रुथ। ठीक है, यानी कि मुझे सच बताया गया। कैसे बताएंगे आप, आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ, मुझे सच बताया गया। जैसे कि उसको एक चांस दिया गया तो क्या हो जाएगा, शी वॉज गिवन, शी वॉज, आपको पता होगा पैसिव में क्या होता है, वॉज, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी वॉज गिवन क्या चीज़, अ चांस, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, यानी कि आई वॉज डिस्क्राइब्ड क्या, द सिचुएशन। तो मुझे सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया। ऐसे ही है जैसे कि मुझे सच बताया गया, उसको एक चांस दिया गया, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सो नई चीज़ हमें सीखने के लिए में ये डिस्क्राइब वर्ब मिली। डिस्क्राइब का मतलब होता है सी और नोट समवन और समथिंग। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैक लीव द हॉस्पिटल ओनली 6 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन। सो जैक जो है वो 6 घंटे बाद, 6 घंटे ऑपरेशन के 6 घंटे बाद कुछ कर सकता था। देखिए अगर मैं इज़ एबल टू लगाऊंगा तो ये ना प्रेजेंट की बात करेगा। अगर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो ये थोड़ा सा बात कर रहा है कि यार ये चीज़ हो चुकी है, इट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट, यहाँ ये चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। यानी कि अब जैक जो था वो लीव कर सकता था, हॉस्पिटल को छोड़ सकता था ओनली 6 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन, 6 घंटे बाद, ऑपरेशन के 6 घंटे बाद वो छोड़ सकता था, इस टाइप की बात की जा रही है। सो इसका मतलब ये चीज़ हो चुकी है पहले ही, प्रेजेंट की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। ये अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट लगाएंगे तो ये वही वाली बात है कि मतलब अभी आपका ऑपरेशन हुआ नहीं है और आप फिर भी बात कर रहे हैं विदाउट, क्या बात कर रहे हैं हम, जो चीज़ हुई नहीं है और आप उसके बारे में बात की जा रही है। सो इसलिए जो प्रेजेंट है ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पास्ट की अगर सेंस देखें तो आप पास्ट में, यानी कि उसका ऑपरेशन हुआ था और वो ऐसा कर सकता था, छोड़ सकता था हॉस्पिटल को। अगर सी ऑप्शन नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी कैन जो होता है वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को दिखाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ दी ऑप्शन है, या तो कुड हो सकता है या वॉज एबल हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कुड की, तो could is generally used for general abilities in the past, not for a specific situation like this। यहाँ पे जो बात की जा रही है एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, कौन सी, जैक निकल सकता था हॉस्पिटल से कब, आफ्टर द ऑपरेशन, स्पेसिफिक सिचुएशन की बात की जा रही है। बट वी हैव सीन दैट could is generally used for general abilities in the past। जो जनरल एबिलिटीज होती है ना पास्ट में, जैसे कि क्या मतलब, जनरल एबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे कि आई कुड रीड, मैं पढ़ सकता था, आई कुड रीड एक जनरल एबिलिटी है, मतलब हाँ भाई ऐसा कर सकता था, मैं पढ़ सकता था। सो आई कुड रीड, ठीक है। बाकी मैं वहाँ जा सकता था, जनरल एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसा पास्ट में। सो आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था, आई कुड दे गो देयर, मैं गया नहीं लेकिन मैं जा सकता था। सो अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, कुड इज जनरली यूज फॉर जनरल एबिलिटीज इन द पास्ट। जो पास्ट की जनरल एबिलिटी हैं वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। मॉडल होता है, मॉडल वर्ब होती है, ये जो मॉडल वर्ब है पर्टिकुलरली पास्ट की एबिलिटी की बात करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा रही बात वॉज एबल टू की, ये जो वॉज एबल टू है यहाँ पे, ये जो हमारे पास वॉज एबल टू है, इसके बारे में क्या है, ऑप्शन तो दो ही हो सकते हैं, या तो ए या फिर डी। वॉज एबल टू के बारे में क्या है, वॉज एबल टू जो है वो शो करेगा यहाँ पर स्पेसिफिक पास्ट सिचुएशन को, या फिर मुझे बोलना चाहिए पास्ट एबिलिटी को। ये जो वॉज है, एबल टू क्या होता है, एबल टू है यानी कि ऐसा एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। आई वॉज एबल टू गो देयर, मैं वहाँ जाने के लायक था लेकिन मैं गया नहीं, मतलब एबिलिटी को शो कर रहे हैं हम पास्ट में। तो पास्ट की अगर आपको कोई भी एबिलिटी शो करनी है तो वहाँ पर हम एबल टू से दिखा सकते हैं। इसी वजह से अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं आप अ स्पेसिफिक पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिचुएशन सिचुएशन एंड ये शो किस चीज़ को करता है, पास्ट एबिलिटी को शो करता है, जो एबल टू होता है एबिलिटी। और यहाँ पर जो वुड है ये क्यों गलत हो गया, ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एबिलिटी की बात की जा रही है। यहाँ स्पेसिफिक एबिलिटी नहीं है कोई, यहाँ पे तो हम एक जनरल
की बात कर रहे हैं, पास्ट एबिलिटी की, यानी कि ऐसा कर सकता था, ना कि स्पेसिफिक है। ऐसा था, कैसा था कि वो जो है जैक वॉज एबल टू लीव द हॉस्पिटल, जैक छोड़ सकता था हॉस्पिटल को कब, 6 घंटे बाद, ऑपरेशन के 6 घंटे बाद ऐसा कर सकता था, मतलब पास्ट में वो कर सकता था, पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहे हैं हम यहाँ पर। कोई स्पेसिफिक एक जो पास्ट सिचुएशन है, कैसी पास्ट सिचुएशन है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ, स्पेसिफिक पास्ट सिचुएशन। ये जनरल एबिलिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे हम, क्या थी, जनरल एबिलिटी, आई कुड गो देयर, तो ये जनरल एबिलिटी है, मतलब मैं पढ़ सकता था, मैं जा सकता था, मैं खा सकता था। लेकिन जब भी आपको स्पेसिफिक सिचुएशन को शो करना पड़ेगा, वहाँ हम वॉज का यूज़ करते हैं, वॉज एबल टू, तो ये जनरल है, क्या है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे बाद जा सकता था ऑपरेशन की, तो ये डी इस वजह से हो जाएगा। और हमारे पास में ए ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो जनरल एबिलिटी दिखा था, यहाँ पर हम जनरल एबिलिटी नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है जनरली, वो तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि जैक जो है वो, जैक वॉज एबल टू लीव द हॉस्पिटल, जैक छोड़ सकता था हॉस्पिटल को कब, 6 घंटे बाद, अपने ऑपरेशन के 6 घंटे बाद, तो ये कोई जनरल एबिलिटी थोड़ी ना है, ये तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, इसी वजह से। अच्छा एक चीज़ और, हमारी क्लास में वही बच्चे टिक सकते हैं जिनको डीप डाइव करने में मज़ा आता है, यानी कि क्वेश्चंस को डीप में समझने में। बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कि वीडियो छोड़ भी चुके होंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग से या तो बातें ऊपर जा रही होंगी या फिर अ, उनको लग रहा होगा कि बस यहाँ पे ऑप्शन टिक कराएं और आगे बढ़ें, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। अगर आपको मज़ा आता है डीप में पढ़ने में तो जाहिर सी बात है आप कंटिन्यू कीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है द कंप्लीट द सेंटेंस, द शिप मैनेज टू सर्वाइव द नेस्टी वेदर। नेस्टी का मतलब होता है, ये वेदर के लिए यूज़ करते हैं, वेरी बैड, जब बहुत गंदा वेदर होता है ना, वेरी बैड, बहुत ख़राब वेदर होता है, वहाँ हम नेस्टी का यूज़ करते हैं। सो द शिप मैनेज, शिप ने मैनेज किया सर्वाइव करना नेस्टी वेदर में, बहुत ही ख़राब वेदर में, बाई कास्टिंग इट्स गुड्स ओवर बोरेड, अरे यार ये तो कुछ नहीं है, ओवर बोर्ड होता है, ये जो है ओवर, BOARD, ओवर बोर्ड होता है, ना कि ये कोई वर्ड है, ओवर बोर्ड बाई दिस, यानी कि ओवर बोर्ड वो जो शिप होता है, एक शिप को अगर मैं बनाऊँ, सो शिप की जो ये जगह होती है ना जहाँ पर सामान ये जो होता है यहाँ पे, जहाँ से चढ़ाया जाता है सामान को, उसको ओवर बोर्ड बोलते हैं। सो ये हो जाएगा, द शिप मैनेज टू सर्वाइव द नेस्टी वेदर बाई कास्टिंग इट्स गुड्स ओवरबोर्ड बाई दिस। अच्छा इसकी वजह से क्या होगा, विल पोज अ न्यूएंस टू द रेजिडेंट्स ऑन द शोर, यानी कि किनारे पर जो रेजिडेंट, जो किनारे पर लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ न्यूएंस, न्यूएंस की देखेंगे हम यहाँ पे क्या है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उनके लिए, न्यूएंस जो है ये, ठीक है। अब क्या चीज़ है, ट्रैफिक, जेटसम, फ्लोटसम या फिर नॉइस। ओके, अगर मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ, कोई चीज़ है, कोई ख़राब वेदर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं हम लोग। कॉन्टेक्स्ट है, शिप जो है, जहाज़ ने मैनेज किया सर्वाइव करना बहुत ही ख़राब वेदर में। अब बाई कास्टिंग इट्स गुड्स ओवरबोर्ड, यानी कि जो उसका जो सामान है, जो भी उसमें सामान भरा हुआ है, उसको यहाँ पर रखा, जो ओवरबोर्ड होता है। बाई दिस, इसकी वजह से, विल पोज अ न्यूएंस टू द रेजिडेंट्स ऑन द शोर, इसकी वजह से जो शोर पर, किनारे पर रेजिडेंट जो लोग रहते हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। अब क्या चीज़, ये चीज़ जो है वो एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा उनके लिए, क्या है, नॉइस, नहीं, सामान के लिए आप नॉइस का यूज़ नहीं करते, नॉइस तो एक जनरल चीज़ है, शोर की बात कर रहे हैं हम, नॉइस नहीं हो सकता। ऐसे ही ट्रैफिक भी नहीं हो सकता, ट्रैफिक पे यूज, हम ट्रैफिक की जो बात करते हैं। एक वर्ड है जेटसम, दूसरा वर्ड है फ्लोटसम, ठीक है। दोनों का मीनिंग देखते हैं हम लोग क्या है। अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक्ड अबाउट जेटसम, जेटसम जो है वो होते हैं, सामान की बात करते हैं हम, गुड्स, यानी कि जो सामान है, डेट आर, डेट आर, जो सामान है वो इंटेंशनली फेंका जाता है, इंटेंशनली, इंटेंशनली, इंटेंशनली थ्रोन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जेटसम जो है वो सामान जो भी है, गुड्स को इंटेंशनली जब आप समुद्र में फेंकते हैं, उसको हम जेटसम बोलते हैं। दूसरी बात है फ्लोटसम, फ्लोटसम वो चीज़ है जो, ये भी सामान ही है, गुड्स, डेट, जो एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली फॉल इनटू द सी,
fall into the sea or into the ocean, into the sea ड्यू टू स्टॉर्म या ड्यू टू कोई भी बैड वेदर, ड्यू टू स्टॉर्म बोल सकते हैं आप इसको, स्टॉर्म। अच्छा क्या बात की यहाँ पे, देखिए जो जेट सम है उसका मतलब होता है सामान है। अब कौन सा है जो जानबूझकर हम समुद्र में फेंकते हैं, इंटेंशनली फेंका जाता है। फ्लोट सम क्या है, जो एक्सीडेंटली गिर चुका है। अब कैसे, मान लीजिए ख़राब वेदर है तो आपने देखा होगा जो ये शिप होता है, ये पूरा शिप, इसमें बहुत सारा कंटेनर यहाँ पर लोड होते हैं। अब ये शब्द ख़राब वेदर की वजह से या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, इसकी वजह से बहुत सारे जो कंटेनर होते हैं वो गिर जाते हैं। जो वो कंटेनर गिर जाते हैं, वो जो सामान होता है उसको ही हम लोग फ्लोटसम बोलते हैं, यानी कि गुड्स जो एक्सीडेंटली गिर गया ख़राब वेदर की वजह से, क्योंकि जहाज़ पूरा कभी इधर हो रहा था कभी इधर हो रहा था, इस वजह से सामान गिर गया उसमें से। जेटसम वो होता है जब आपको पता है कि आपका जहाज़ डूबने ही वाला है, तो आप, होता है ना, नाव हमारी डूबने वाली होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा सामान फेंक देते हैं उसमें से निकाल कर, क्यों, ताकि वो सर्वाइव कर जाए। तो वो चीज़ होती है जेटसम, जो आप इंटेंशनली फेंकते हैं सामान उसमें से। वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि शिप ने मैनेज किया सर्वाइव करना बहुत ही ख़राब वेदर में बाई कास्टिंग इट्स गुड्स। अब क्या है, शिप ने मैनेज किया, यहाँ पर जो है मुझे बोलना चाहिए शिप मैनेज कब करेगा, भाई शिप मैनेज कब करेगा किसी भी ख़राब वेदर में। सर यहाँ पर तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये हो रहा है कि एक जो है ना नुएंस क्रिएट करेगा जो किनारे पर लोग रहते हैं इसकी वजह से, यानी कि ये तभी पॉसिबल है, यहाँ गिरी नहीं है चीज़ें, धोखे से नहीं गिरी हैं एक्सीडेंटली, यहाँ पर फेंका जा रहा है क्योंकि ख़राब वेदर था, ख़राब वेदर की वजह से शिप के डूबने का भी चांस था। इस वजह से हम उसमें क्या करेंगे, जेटसम आएगा यहाँ पर कि जेटसम, बाई दिस जेटसम विल पोज अ न्यूएंस, यानी कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा किन के लिए, जो रेजिडेंट हैं। भाई आप उसमें सामान फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लहरें, पानी इधर उधर जाएगा वहाँ पर, तो इस वजह से जो किनारे पर लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कचरा हो जाएगा या जो भी सामान है वहाँ पर, तो जेटसम आएगा। फ्लोटसम यानी कि धोखे से। अब यहाँ कोई भी पूरे इस सेंटेंस में कहीं भी ऐसी बात नहीं है, हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पर कि धोखे से, अनइंटेंशनली या एक्सीडेंटली कोई सामान गिरने की बात की जा रही है। यहाँ तो मैनेज तभी करेगा जब आप उसको हल्का करेंगे तभी, सो इस वजह से जेटसम हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी जेटसम फ्यूल, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों का मतलब सेम है, बस एक इंटेंशनली फेंकते हैं सामान को, एक एक्सीडेंटली गिर जाता है, ये मतलब है दोनों का। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द सेंटेंस आई आर एनिवर्सरी। इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा ख्याल रख लेना, ये जो स्पेलिंग एरर है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये स्पेलिंग देख लेना इसकी, एनिवर्सरी एंड आई हाउ टू मेक इट अप टू हर, ठीक है। अब यहाँ बात की जा रही है कि आई कंप्लीटली फोगोट, फोगोट कंप्लीटली या फोगोट कंप्लीटली, ठीक है। दो ऑप्शन में क्या है, कंप्लीटली फोगोट है, दो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसमें है कंप्लीटली फोगोट, इसमें भी कंप्लीटली फोगोट है, इसमें है फोगोट कंप्लीटली एंड फोगोट कंप्लीटली। एडवर्ब का क्वेश्चन है वैसे तो, एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो कुछ कोलोकेशन होते हैं इंग्लिश में, क्या होते हैं, कुछ कोलोकेशंस होते हैं कि जो आपके पास में यहाँ पे एडवर्ब की बात कर रहे हैं हम। एडवर्ब कब आती है, वर्ब जो होती है, वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब आती है। अच्छा वर्ब के बाद में भी आती है, ये आप जब वर्ब टॉपिक डीप में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा वर्ब के बाद में कब आती है, वर्ब से पहले कब आती है। मैं जनरली यहाँ पर कोलोकेशन की बात करता हूँ इंग्लिश में। सो कोलोकेशन हम जब भी वर्ब एडवर्ब की बात करते हैं वहाँ होता है कंप्लीटली पहले आता है वर्ब से, जैसे कि आई कंप्लीटली इग्नोर्ड हिज एडवाइस या हर एडवाइस। आई यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आई यानी कि मैंने उसकी एडवाइस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया, सो ये आएगा आई कंप्लीटली इग्नोर्ड, इग्नोर, पास्ट में ले लेते हैं इसको, आई कंप्लीटली इग्नोर्ड हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस को। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और, ये एडवाइस जो ये सी ई वाला होता है, ये होता है नाउन। एक एडवाइस और भी होता है, और ये एडवाइस आपने देखा होगा, और ये होती है वर्ब, इसका भी ख्याल रखना। यहाँ पर हम यही वाला यूज़ करेंगे, ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जो एडजेक्टिव है उसके बाद हमेशा नाउन आता है। सो एडवाइस, ऊपर वाला एडवाइस, ये नीचे एडवाइस है, ऊपर एडवाइस है, दोनों का मतलब सेम है।
सलाह देना बस एक नाउन होता है, एक वर्ब होती है। SE वाली वर्ब होती है, CE वाला नाउन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलोकेशन मैंने क्या बोला, इग्नोर थी। वर्ब से पहले आएगी क्या, एडवर्ब आएगी। आई कंप्लीटली इग्नोर्ड हिज एडवाइस। आई इग्नोर्ड कंप्लीटली हिज एडवाइस नहीं, आई कंप्लीटली इग्नोर्ड हिज एडवाइस। तो इस वजह से इससे कोलोकेशन को देखकर हमें ये समझ में आता है कि सर कंप्लीटली तो पहले आएगा। अगर पहले आएगा तो दो ऑप्शन नहीं हो सकते। इसका मतलब ना ही तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ना ही तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो सकता है, ना ही डी ऑप्शन हो जाएगा। आई फोगोट कंप्लीटली नहीं, आई कंप्लीटली फोगोट। ठीक है, मैं पूरी तरह भूल गया था। आई कंप्लीटली फोगोट आर एनिवर्सरी, हमारी एनिवर्सरी को। एंड आई जस्ट डोंट नो या आई डोंट जस्ट नो। आई डोंट जस्ट यानी कि आई डोंट क्या है यहाँ पर, आई डोंट जस्ट नो या आई जस्ट डोंट नो। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आई जस्ट डोंट नो, ना कि आई डोंट जस्ट नो। ये भी एक एडवर्ब होती है एंड इसकी जो लोकेशन है सिमिलरली होगी, जहाँ पर जैसे कंप्लीटली की पहले आती है वैसे ही जस्ट की भी पहले आती है। तो इस वजह से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई कंप्लीटली फॉरगॉट, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू मेक इट अप टू हर। ठीक है, तो ये कोलोकेशन होती है, कोलोकेशन पढ़ लेना। एडवर्ब टॉपिक में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, या एडवर्ब ही पढ़ लेना वहाँ से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ये वॉज यहाँ पर नहीं आना है। इस वॉज की पोजीशन यहाँ पे होनी है। हु डैश वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। सो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। डिड यू से, डिड यू से डैट, यू डिड से, यू सेड। आपने आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, जब आपने टेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट का इंटेरोगेटिव। डब्ल्यू एच फैमिली की हम बात कर रहे हैं। सो पहले वर्ड आता है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। सो मैं इसको लिख देता हूँ डब्ल्यू एच फैमिली। उसके बाद डब्ल्यू एच फैमिली में वही जो वर्ड होते हैं, वेयर, वैन, हु एंड हाउ, ये सब वर्ड जितने भी हैं ये डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आती है, एंड आपका डेट डेट डैश ऑब्जेक्ट चलता रहता है। जैसे कि जस्ट वी कैन टेक एन एग्जांपल। सपोज मुझे बोलना है कि व्हेन आर वी गोइंग, हम कब जा रहे हैं। आपको पूछना है किसी से, इंटरोगेट कर रहे हैं ना हम कि हम कब जा रहे हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हेन, यानी कि सबसे पहले एक डब्ल्यू एच फैमिली, व्हेन, आर, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, उसके बाद वी, ये सब्जेक्ट हुआ, एंड गोइंग, ये स्ट्रक्चर होता है। व्हेन आर वी गोइंग, ये मेन वर्ब। आप इस पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे कहीं पर भी डैट का जिक्र नहीं किया जा रहा है। कहीं भी आप इसमें देखेंगे डैट कंजंक्शन का जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा है। यही बात है, जब भी इंटेरोगेटिव की बात की जा रही होती है तो ये जो डैट कंजंक्शन होता है, डैट कंजंक्शन कभी भी इंटेरोगेटिव के केस में हम यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा और हमेशा जब हमें चीज़ ऑलरेडी पता होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि वी कैन टेक अनदर एग्जांपल। मुझे बोलना है मैं जानता हूँ, आई नो, क्या जानता हूँ, उसके बाद मैं डैट कंजंक्शन लगाकर एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी चीज़ को। मैं जानता हूँ कि, अब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आगे को एक्सप्लेन करता रहूँगा मैं। सो कभी भी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम डैट कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, जितने भी इंटेरोगेटिव पूछने वाले होते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन को बताता है और यहाँ पर आप पूछ रहे हैं किसी से, ना कि बता रहे हैं। ठीक है। सो हमने क्या देखा, सबसे पहले एक डब्ल्यू एच फैमिली आएगा, ठीक है, ये तो हु है ही। उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी एंड दूसरी भी हेल्पिंग वर्ब डिड हो जाएगी। सो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। उसके बाद मेन वर्ब, अगर मैं इसको इरेज करूं तो ये हुआ डब्ल्यू एच फैमिली। उसके बाद आपके पास में एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास आ जाएगा मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या था, डेट लगा था, इस वजह से ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर।
इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? हु वॉज, सॉरी यहाँ पे वॉज तो आना ही नहीं है, इसको आप लोग काट लेना, करेक्शन कर लेना, ये वॉज यहाँ पर आएगा। सो हु डिड यू से वॉज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। इसका मतलब मैंने कहा था कि इस सुबह तुमसे मिलने कौन आ रहा था। ठीक है, मैंने पूछा था कि इस सुबह तुमसे मिलने कौन आ रहा था। हु डिड यू से, ये मतलब हो जाएगा इसका। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच हैज़ द राइट मीनिंग और सेंस ऑफ द वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट। अब बहुत ही सिंपल वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है, ये जो है आपने पढ़ा भी होगा, यार अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। सो जनाब प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता क्या है? अगर मैं बात करूं तो इसका हमसे पूछा है राइट द वर्ड, ओके। सो प्रोक्रेस्टिनेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिले, आंसर तो हो जाएगा इसका डिले, प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स डिले। ठीक है, अच्छा जो और वर्ड्स हैं यहाँ पे उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो हाफ है, एक वर्ड होता है ना हाफ, जिसको हम हाफ बोलते हैं, किसी चीज़ का आधा करना, हाफ का ही ये प्लूरल है हाफ, ये जो प्लूरल है, सो ये हाफ का ही ये हो जाएगा प्लूरल। हाफ होता है सिंगुलर, हाफ हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का आधा करना। एक वर्ड है यहाँ पर हाफ, यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा मुझे एक चीज़ और भी बतानी चाहिए आपको, और मुझे ये बोल देना चाहिए कि ये जो हाफ है यहाँ पे, देखिए दो तरह के वर्ड हैं, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले दो चीज़ें हैं, ताकि मुझे लगता है वो भी बेहतर है आपके लिए, वो भी देख लीजिए। एक वर्ड होता है हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? वही आधा करना। अच्छा यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर ये हाफ दिया है, HALVE हाफ दिया है, दोनों का मतलब सेम ही है, आधा करना, हाफ ऑफ समथिंग। लेकिन ये जो हाफ है ये एज ए वर्ब यूज़ करते हैं हम, एज ए वर्ब यूज़ किया जाता है, एंड ये जो हाफ है ये एज ए नाउन यूज़ किया जाता है। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। ये हाफ भी सही है, इसका मतलब होता है ये नाउन बन जाएगा यहाँ पे, नीचे वाला जो है ये वर्ब बन जाएगा। सो इसने वर्ब को क्या बना दिया यहाँ पे, ये वर्ब ही है, मतलब बना क्या दिया, वर्ब ही है ये। और इसका मतलब होता है हाफ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का आधा करना। समझ में आया? ये वर्ब हो जाएगी यहाँ पे, ये एज ए वर्ब है, और जो हाफ होता है ये एज ए नाउन करते हैं हम लोग, हाफ, आधा करना। द नेक्स्ट वर्ड इज हेरल्ड। ये जो होता है इसका मतलब होता है बी अ साइन, बी अ साइन, बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बी अ साइन दैट समथिंग इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मतलब क्या हुआ? हेरल्ड क्या हुआ? बी अ साइन, किसी चीज़ का एक साइन होना कि कुछ ना कुछ होने वाला है, बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मतलब हम देखेंगे कि मौसम अच्छा था, अचानक से क्या हुआ कि बहुत ही बादल काले हो गए, चारों तरफ से अंधेरा आ गया, इसका मतलब क्या है? किस चीज़ का साइन है? या तो स्टॉर्म आने वाला है या बारिश होने वाली है। सो दैट इज कॉल्ड हेरल्ड, बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ होने वाला है, किसी चीज़ का एक पहले से ही साइन आ जाना, या किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन मिल जाना कि कुछ ना कुछ होने वाला है, उसको बोलते हैं हम लोग हेरल्ड। हैम्पर क्या होता है? हैम्पर का मतलब दो चीज़ें होती हैं हैम्पर का, उसमें से हम एक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्रिवेंट समवन फ्रॉम इजीली डूइंग, किसी चीज़ को कोई आसानी से कोई काम कर रहा था, आपने उसमें जो है ना क्या डाल दिया, अड़चन डाल दी, आपने उसमें बाधा डाल दी, उसको ही हैम्पर बोलते हैं हम। तो कोई आसानी से काम हो सकता था लेकिन आपने उसको टफ बना दिया, कोई ना कोई बाधा डाल दी, अड़चन डाल दी वहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड हैम्पर। मतलब क्या हुआ? प्रिवेंट, किसी इंसान को रोकना, प्रिवेंट समवन फ्रॉम इजीली, फ्रॉम इजीली डूइंग, कोई काम आसानी से हो सकता था, आपने क्या कर दिया, आपने उसको और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें परेशानी डाल दी, हिंडर कर दिया उसको, इसको हम लोग हिंडर भी बोल सकते हैं ना, हिंडर का मतलब भी यही होता है ना, हिंड्रेंस, हिंडर। तो ये हिंडर भी वही हो जाएगा, हिंदी में बाधा डालना या अड़चन डालना, वो सारी चीज़ें कि प्रिवेंट समवन फ्रॉम इजीली डूइंग, कोई आसानी से काम हो सकता था लेकिन आपने उसको टफ बना दिया किसी इंसान के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन नंबर 9, चूज विच वन कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, एंड यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है।
क्वेश्चन इज वन हु लव्स बुक्स। पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये वर्ड भी, कि लवर ऑफ बुक भी इसको बोलते हैं, या जो बुकों से मोहब्बत करता है। ऐसे ही हमारे पास सेलेनोफाइल होता है। सेलेनोफाइल यानी कि जो मून से मोहब्बत करता है। इस टाइप से ही बहुत सारे फाइल बनते हैं। अब अगर कहीं भी आपको मैंने 2003 के क्वेश्चन पेपर में समझाया था सफिक्स क्या होता है एंड प्रीफिक्स क्या होता है। कहीं भी आपको प्रीफिक्स दिखाई देता है फोब, सो ये डिनोट करता है फियर को। कहीं भी आपको दिखाई देता है फाइल, ये डिनोट करेगा लव को। ओके, फोब यानी कि फियर, फाइल यानी कि लवर, ये दोनों चीजें। फर्स्ट वाले का अगर मैं, अच्छा जो बिब्लियो होता है ये बुक, बिब्लियो होता है बुक्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फियर, फियर ऑफ बुक्स यानी कि किताबों का डर। किसी इंसान को कलेक्ट करने या किताबें पढ़ने का, या किताबों से जिसको इंसान को डर लगता है, उसको हम बिब्लियोफोब बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बिब्लियोफाइल, सर ये हो जाएगा लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, लवर ऑफ बुक्स, या जो इंसान बहुत ज़्यादा किताबों को कलेक्ट करके रखता है। आंसर तो हमारे पास में बी आ जाएगा। बिब्लियोफोब भी हमने बता दिया कि फियर ऑफ बुक्स, यहाँ पे हो जाएगा लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल। अच्छा ये क्या है, जो ये सी वर्ड है ये क्या है, ये बिब्लियोग्राफर क्या है। ये बिब्लियोग्राफर जो है, इसको समझने से पहले हम आपको एक न्यू वर्ड बताते हैं, एंड ये हो जाएगा बिब्लियोग्राफी। जैसे फोब है, जैसे फोब है, जैसे वो फियर को दिखाता है, फाइल लव को दिखाता है, ऐसे ही ग्राफी दिखाता है किसी चीज की स्टडी को, ग्राफी। यहाँ हमने क्या बोला, बिब्लियोग्राफी। सो यानी कि स्टडी ऑफ बुक्स हम बोल सकते हैं। अब स्टडी ऑफ बुक्स तो है, ये कौन सी वाली है, इसके लिए हम बोल सकते हैं अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ ऑल, ऑल द सोर्सेस, सोर्सेस बोल सकते हैं इसको हम, अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस कंसल्टेड व्हाइल राइटिंग अ पेपर, कंसल्टेड, कंसल्टेड व्हाइल राइटिंग अ पेपर, राइटिंग अ पेपर, अ पेपर। ये क्या है सर, ये क्या लिख दिया यहाँ पे जनाब, बिब्लियोग्राफी क्या है, अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड व्हाइल राइटिंग अ पेपर। आपने देखा होगा किसी भी बुक को हम पढ़ते हैं, सो बुक के बाद में लास्ट में ना वहाँ पर कुछ बोल सकते हैं हम लोग जो है वहाँ पर क्रेडिट दिया जाता है या कंसल्ट किया जाता है। आपको अगर फर्दर इसकी स्टडी करनी है तो इस वाली बुक, ये नेम है और ये राइटर हैं, इस टाइप से उसको ही जो लास्ट में पेज में कभी भी आप बुक के लास्ट में देखना, जितनी भी बुक्स होती हैं वहाँ पर दिया जाता है। उसी चीज़ को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड व्हाइल राइटिंग अ पेपर, यानी कि या किसी पेपर को आप पढ़ेंगे तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की है, ये इस वाली बुक की, इस वाले चैप्टर में, या इस वाले राइटर की बुक है, ये यहाँ से हमने इसको बताया है। इवन मुझे बोलना चाहिए कि आप जो है जब पूरी तरह से अपने जितने भी आपने सोर्सेस यूज़ किए हैं वो आप उसमें लिख रहे हैं, कि इसका कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि बस हवा में तीर चला दिया, कोई रीज़न है वहाँ पे, कोई ना कोई आपने किसी चीज़ को पढ़ा है या किसी चीज़ से कंसल्ट किया है किसी पर्सन से, वो चीज़ आप मेंशन कर दें, उसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज कंसल्टेड व्हाइल राइटिंग अ बुक। सो ये पर्सन कौन हो जाएगा, यहाँ पे बात की जा रही है बिब्लियोग्राफर। सो जाहिर सी बात है जो इंसान इसको करता है, ये कहाँ पर है, ये तो स्टडी की बात कर रहे हैं हम, ये पर्सन वो हो जाएगा जो इस काम को करता है, बिब्लियोग्राफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे है टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, खुद के थॉट्स की और खुद के फीलिंग्स की एग्जामिन करना, उनकी बात की जा रही है। सो हम लोग बोलते हैं ना कि जाओ यार अपना कम से कम इंट्रोस्पेक्शन करो एक बार। सो इंट्रोस्पेक्शन, इसी चीज़ को हम बोलते हैं टू एग्जामिन, आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इंट्रोस्पेक्शन, सपोज यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम फॉर द 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, सपोज कीजिए भी एलएलबी की ही कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पता ही नहीं कहाँ पे कमी आ रही हैं, क्या वोकैबुलरी सही है या नहीं है, या क्वेश्चन में अगर पेपर में बैठते हैं जाकर तो वहाँ पर पूरी तरह से टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डर जाते हैं वहाँ पे, और किस चीज़ की कमी है एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है। तो कोई पर्सन आएगा आपको, आपके पास में, और आपसे कहेगा कि यार कम से कम इंट्रोस्पेक्शन तो करो ना आप अपना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या रीज़न क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे
या फिर आप देखेंगे कि अच्छा मेरी वोकैबुलरी भी वीक है यहाँ पे, या मुझे मेरी ग्रामर वीक है, या मेरी रीजनिंग वीक है, या मेरी जीएस वीक है। इन चीज़ों को ही हम लोग, जो खुद की पूरी पास्ट की चीज़ों को हम रिलेट करते आते हैं, उस चीज़ को हम लोग इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। सो एग्जामिन वंस ओन, खुद के ठोट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और फीलिंग्स की, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। सर ये मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन तो आपको पता है, सिंपल सी चीज़ है, फोकस करना। फोकस्ड हम बोल सकते हैं। मेडिटेशन क्या होता है? फोकस्ड मेंटल प्रैक्टिस, यही तो है ना, फोकस्ड मेंटल प्रैक्टिस फॉर रिलैक्सेशन, फॉर रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स होने के लिए आप आराम से अपनी आंखें बंद करके कहीं शांत जगह पर बैठ गए, उसको ही मेडिटेशन बोलेंगे। रे, ये रेट्रोस्पेक्शन क्या हो जाएगा? सो अच्छा, जो मेरे अल्फाज हैं थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि यार रोज़ा है, और अ, रोज़ा है, ये 2-3 बजे का टाइम है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको पता है ये क्या टाइम होता है, इस वजह से मेरे अल्फाज थोड़े इधर-उधर हो सकते हैं। सो खैर, मसला नहीं है, आप कोऑपरेट करना इस चीज़ से। रेट्रोस्पेक्शन क्या हो जाएगा? रेट्रोस्पेक्शन होता है लुकिंग बैक लुकिंग बैक एट पास्ट इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स, ठीक है? रेट्रोस्पेक्शन मतलब जो जितने भी पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उसको पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि देखना, ओके? पीछे को, पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उसको हमें देखना। सो लुकिंग बैक एट पास्ट इवेंट्स। रिफ्लेक्शन तो आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन 2 तरह से होता है। या तो आप रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, सपोज़ कीजिए ये मिरर है, और यहाँ से ये जो सन है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, साइंस की यहाँ पर कोई रेज़ आती हैं और ये रिफ्लेक्ट कर देगा एज़ इट इज़ यहाँ से। दूसरा जो मतलब हो जाएगा इसका इंग्लिश में, वो होता है डीप थिंकिंग की बात जब हम करते हैं, तो इसको भी हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डीप थिंकिंग, डीप थिंकिंग, नॉट थिंकिंग, डीप थिंकिंग। सो ये हो जाएगा डीप थिंकिंग। रेट्रोस्पेक्शन हमने बता दिया, पास्ट के। इंट्रोस्पेक्शन होता है कि एग्जामिन करना खुद के थॉट्स को। उसी चीज़ का उल्टा होता है रेट्रोस्पेक्शन, जो कि पास्ट के जितने भी इवेंट्स हैं उनसे एक आइडिया लगाना, उनसे उनको स्टडी करके एक आइडिया लगाना कि अच्छा क्या क्या हुआ होगा पास्ट में, या कैसे ये सीक्वेंस चला होगा। जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ रेट्रोस्पेक्शन हो जाएगी। 11 लॉ डील्स विद, लॉ किस चीज़ से डील करता है? कॉज है, इफेक्ट है, बिहेवियर है, या फिर अप्रूवल है? आई शुड से लॉ प्राइमरीली डील्स विद रेगुलेटिंग एंड गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, लॉ प्राइमरीली डील्स विद रेगुलेटिंग एंड गवर्निंग। हम किसकी बात कर रहे होते हैं? रेगुलेट करने की। लॉ है क्या एक्चुअल में? किस चीज़ से डील करता है? रेगुलेटिंग, और आप इसको गवर्निंग बोल सकते हैं। द बिहेवियर, द बिहेवियर, ये लीगल का क्वेश्चन है। जब आप लीगल आपने पढ़ी हो तो आप समझ गए होंगे इसको। नहीं पढ़ी है तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगी लीगल टर्म्स, वहाँ पर ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। लॉ प्राइमरीली डील्स विद रेगुलेटिंग एंड गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। सो किसी के भी बिहेवियर को रेगुलेट करना, उसको ही हम क्या बोलते हैं? या तो किसी पर्सन के, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ है जो आप उसके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ। सो ये बिहेवियर ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, क्राइम यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीट रादर देन फिजिकल फोर्स। ओके, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करना आप, और ये एज इट इज़, कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पर। एएमयू ने 2024 में पूछा है एज इट इज़, यानी कि हम 2020 की बात कर रहे हैं, ये 2022 में है, और यही 2024 में 2024 में जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर कराऊंगा, तो मुझे दोबारा से कराना पड़ेगा। ये सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है ये। सो यहाँ पे बात की जा रही है प्राइमरी क्राइम्स यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीड। कनिंग, जो क्राइम होते हैं जो यूजुअली इन्वॉल्व करते हैं कनिंग एंड डिसीड। कनिंग का मतलब क्या होता है? क्लेवर, कोई इंसान क्लेवर है। डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है? डिसीट का मतलब किसी को धोखा देना। सो रादर देन फिजिकल फोर्स, तो क्राइम ऐसे हैं जिसमें आप किसी को फिजिकली टच नहीं कर रहे हैं, फिजिकली आप
असॉल्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लेवरपन की, डिसीट, धोखा देने की बात की जा रही है, वो क्या होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको और ज़्यादा डीप में समझाता हूँ, ठीक है? इसको हम लोग जो है वो यहाँ से ना समझकर इसको और डीप में समझते हैं। आइए कुछ ना कुछ आप नोट डाउन करना है इसको ज़रा, इसको नए तरीके से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी हमें एंड ये हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ कराता हूँ। देखिए जनाब, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। आपने पढ़ा होगा ब्लू कॉलर क्या होता है? एक नाउन होता है ब्लू कॉलर एंड ब्लू कॉलर होता क्या है? ब्लू कॉलर जॉब्स में भी हम यूज़ करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब क्या होती हैं, व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती हैं, ऐसे ही ब्लू कॉलर क्राइम क्या हो जाएँगे, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या हो जाएँगे। अगर हमने जॉब को समझ लिया तो हम ऑटोमैटिकली क्राइम को भी समझ लेंगे। अब ये ब्लू कॉलर जॉब होती क्या है? अगर मैं जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो ये होता है जो इंसान वर्क करते हैं, ब्लू कॉलर क्या हो जाएगा? वर्क, या यहाँ पे मुझे रफ़ करना चाहिए, जब भी हम फिज़िकल वर्क की बात कर रहे होते हैं, फिज़िकल वर्क दैट इज़ कॉल्ड ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं ये, ओके। फिज़िकल वर्क की हम बात करते हैं, मतलब क्या हुआ? सर जितने भी आपने देखे होंगे जो ट्रेन होती हैं, ट्रेन के पुल पर जो लोग अपने पत्थर-वत्थर सही कर रहे होते हैं ना, जो ट्रेन की रेल जो होती है उसको सही करने का, तो वो कौन-सी पोस्ट में आती है या कौन-सी जॉब होती है? ब्लू कॉलर होती है। या जिसमें भी फिज़िकल वर्क की बात करें आप, फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, या जो इंसान भी फिज़िकल वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने शरीर से मेहनत कर रहा है, खून-पसीना निकाल रहा है, उसको ही हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। वो सारी की सारी जो जॉब्स होती हैं, वो ब्लू कॉलर की कैटेगरी में आती हैं। दूसरी, व्हाइट कॉलर क्या हो जाएगी? सो ये हो जाएगा व्हाइट कॉलर। ये व्हाइट कॉलर जॉब कौन-सी होती हैं? सर व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं जो भी इंसान ऑफ़िस में वर्क करता है, या जितने भी वर्क ऑफ़िस में किए जाते हैं, जिसमें आपके कपड़े व्हाइट के व्हाइट रहेंगे। ख़ैर ये तो मज़ाक था, मतलब एक तरह से याद करने के लिए बोल सकते हो आप इसको। वर्क इन अ ऑफ़िस, वर्क इन अ ऑफ़िस। तो जितनी भी जॉब्स में मान लीजिए आपका प्लेसमेंट हो गया गूगल में, या आप क्या करते हैं, आप एज़ ए लॉयर वर्क कर रहे हैं, एज़ ए जज वर्क कर रहे हैं, सब की सब ये व्हाइट कॉलर में आएँगी, जिसमें कोई फिज़िकल वर्क नहीं है, सबका सब मेंटल वर्क की बात की जा रही है। फिज़िकल वही जितने भी मज़दूर हैं और जितने भी लेबर वर्कर्स हैं, सब की सब ब्लू कॉलर जॉब्स में आती हैं ये। तो समझ में आया होगा कि फिज़िकल वर्क सिर्फ़ इतना लिख लेना, याद आ जाएगा, फिज़िकल वर्क मतलब ब्लू कॉलर जॉब, और वर्क इन अ ऑफ़िस मतलब व्हाइट कॉलर जॉब, ये है। ये जितनी बार भी है ऐसे ही मैं कराऊँगा, इतना ही लिखवाऊँगा यहाँ पर। अच्छा, ऐसे ही इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा, यहाँ पे हमसे वर्क तो पूछा नहीं है कि ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है और व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है। यहाँ पे तो हमसे क्राइम की बात की जा रही है। क्राइम यूजुअली इन्वॉल्विंग, जो क्राइम में क्लेवरपन यानी कि चतुराई की बात की जाती है, या फिर किसी को धोखा देना, डिसीट, धोखा देने की बात की जाती है, रादर देन फिज़िकल फ़ोर्स। बात क्या कह रहा है ये? वही चीज़ है हमारे पास में कि सर ब्लू कॉलर फिज़िकल वर्क है, व्हाइट कॉलर वर्क इन अ ऑफ़िस है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं व्हाइट कॉलर की, सो ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं, इनको अगर मैं बात करूँ तो ये सब के सब हो जाएँगे व्हाइट कॉलर में हम बोल सकते हैं वायलेंट नॉन वायलेंट क्राइम्स, बोल सकते हैं ना? यही बोल सकते हैं हम, ज़ाहिर-सी बात है कि नॉन वायलेंट क्राइम्स हो जाएँगे ये, इसमें जितने भी इन्वॉल्व होंगे। वही अगर हम इसमें बात करें तो ये हो जाएँगे वायलेंट क्राइम्स, ठीक है? क्योंकि फिज़िकल वर्क था तो वायलेंट क्राइम्स थे। अब ये सर होते क्या हैं? देखिए वायलेंट क्राइम्स ये होते हैं, या मुझे बोलना चाहिए ब्लू कॉलर क्राइम्स कौन से होते हैं? किसी का मर्डर कर देना, किसी की रॉबरी की बात कर रहे हैं, थेफ्ट की बात कर रहे हैं, फिज़िकल जहाँ भी असॉल्ट आ जाएगा, आप मर्डर की बात कर रहे हैं, ये भी व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर होते हैं। या हम बात करते हैं थेफ्ट की बात कर रहे हैं आप, जितने भी बड़े क्राइम्स हैं, थेफ्ट की, असॉल्ट की बात कर रहे हैं, सब के सब आ जाएँगे आपके ये वायलेंट क्राइम्स में। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो ये नॉन वायलेंट क्राइम्स यानी कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो होते हैं, ये क्या हो जाएँगे? फाइनेंशियल गेन की बात की जा रही होती है यहाँ पर। मान लीजिए किसी को धोखा देना, डिसीट, ठीक है? किसी को धोखा देना, या कॉल पर आपने देखा होगा ना, आपसे क्या किया जाता है? पैसों को ऐंठ लिया जाता है। फाइनेंशियल गेन की बात करते हैं हम यहाँ पे। फाइनेंशियल, किसी को धोखा देकर उससे
उसकी प्रॉपर्टी ही अपने नाम में करा ली, तो ये भी एक तरह से व्हाइट कॉलर में ही आ जाएगा, जहाँ पर थेफ्ट फिजिकल मतलब फिजिकल कोई टच नहीं हो रहा है, आप ज़बरदस्ती किसी को मार धार नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही फ़ोन पे किसी से पैसे ऐंठ लिए या फिजिकली किसी को धोखा दे दिया जाकर, पैसों में धोखा दे देना, ये सब के सब क्राइम जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके व्हाइट कॉलर में। तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल गेन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल गेन, यहाँ पर भी फाइनेंशियल गेन की बात की जा रही होती है, किसी को धोखा देकर, किसी को धोखा देकर, उनको ही हम व्हाइट कॉलर बोलते हैं या वर्क। अच्छा, अगर हम बात करें इसको कि जॉब के पर्सपेक्टिव से तो वर्क हो जाएगा, क्राइम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो नॉन वायलेंट क्राइम्स हो जाएंगे, जितने भी नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं, ब्लू कॉलर जो है वो वायलेंट क्राइम्स होते हैं। समझ में आया होगा मुझे लगता है, इसको नोट्स बना लेना आप। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही थी, क्राइम यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीट, धोखा देने या किसी को क्लेवरपन से, उसी चीज़ की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपल, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, एंड दैट वुड बी व्हाइट कॉलर क्राइम्स। यहाँ पर कहीं ना तो फिजिकल किसी को आप रॉबरी की बात कर रहे हैं, ना मर्डर की बात कर रहे हैं, तो सिंपल और सिंपल हो जाएगा हमारे पास व्हाइट कॉलर। ब्लू कॉलर यहाँ से देख लेना, मैंने आपको बता दिया, ब्लू कॉलर ये हो जाएगा ऊपर वाला, वायलेंट क्राइम्स, मर्डर मर्डर है, थेफ्ट है, ये उसके ही एग्जाम्पल हैं। एंड मिसडीमेनर्स, अच्छा ये क्या होता है, मिसडीमेनर्स क्या होता है? मिसडीमेनर्स होता है जनाब, मिसडीमेनर आर लेस लेस सीरियस क्राइम्स, ये होते हैं लेस सीरियस क्राइम्स। और इसको ख्याल रखना कि ये जो मिसडीमीनर है, ये वर्ड, ये आपका स्पेलिंग एरर में पूछा था, आई थिंक 2016 या 17 या 14 15 किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा था, रिपीटेड है ये भी। सो ये हो जाएगा मिसडीमीनर्स मतलब लेस सीरियस क्राइम्स। अब ये सर, अच्छा, नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन misdemeanors and felony. So there are two words in legal terms and in English. First one is misdemeanors, this is, and the second one is felony. So misdemeanors is a less crime than felony, मुझे बोलना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो है, हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर, ये जो misdemeanors होते हैं, मिसडी हर ऐसे ही लिखते हैं, सही है ना, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यही ठीक है। सो ये मिसडीमीनर्स हमने बता दिया लेस सीरियस क्राइम्स हैं। दूसरी बात, एक और है वर्ड, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फेलनी, ये भी इंग्लिश का ही है, ये भी आपके एग्जाम में आता है अक्सर, इसको देख लीजिएगा। सो मिसडीमीनर हमने देख लिया, लेस सीरियस क्राइम्स होते हैं, मतलब लेस सीरियस क्या हो जाएगा सर, ये कुछ बताइए। अरे यार, हम बोल सकते हैं ट्रैफिक रूल को आपने तोड़ दिया, तो इसमें ना तो किसी का मर्डर कर रहे हो आप, इसमें ना किसी के कुछ चोरी कर रहे हो, ना किसी को असॉल्ट कर रहे हो, तो ट्रैफिक रूल, मान लीजिए आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, ये सब के सब मिसडीमीनर्स क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूँ इनको भी, मान लीजिए ट्रैफिक रूल है, सिग्नल तोड़ दिया आपने, तो ये ट्रैफिक रूल्स, चाहे ट्रैफिक रूल्स की बात करो आप, या आप जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, सो ड्रंक ड्राइविंग, जो लेस सीरियस क्राइम है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है इनका। ऑन दी अदर हैंड फेलनी आर सीरियस क्राइम्स, ये होते हैं सीरियस क्राइम्स, ये हो जाएंगे सीरियस क्राइम्स। सर ये क्या होते हैं सीरियस क्राइम्स, ये वही वाली बात है, सीरियस क्राइम्स हो जाएंगे आपके, मुझे बोलना चाहिए ये मर्डर है, मान लीजिए किसी का मर्डर कर देना, मर्डर है, रेप है, और क्या हो जाएगा, किडनैपिंग है, किसी को किडनैप ही कर लिया आपने, रॉबरी है, किडनैपिंग है, ऐसे ही रॉबरी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर रॉबरी हो जाएगा, ये सब के सब फेलनी की कैटेगरी में आते हैं, फेलनी। ओके, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इम्पेजलमेंट, इम्पेजलमेंट नेम की कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, इम्बेजलमेंट होता है ये, इम्बेजलमेंट, इम बी ई, इसकी भी स्पेलिंग एरर देख लेना, इम्बेजल, इम्बेजलमेंट होता क्या है, एम्बेजलमेंट एक नाउन होता है, एंड इट मीन्स, एम्बेजलमेंट जो है स्टील मनी, पैसे को चुरा लेना, स्टील मनी डेट इज इन योर केयर, जो कि आपकी केयर में थी, डेट इज इन योर केयर, योर केयर, ठीक है। सो उसको ही हम लोग एम्बेजलमेंट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, वो हिंदी में हम बोलते हैं ना, गबन करना पैसों का। सो सपोज कीजिए, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर मतलब हमने गवर्नमेंट की
या गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंट में हमने एलआईसी के थ्रू या किसी और फंड के थ्रू हमने पैसे इन्वेस्ट किए अपने, ठीक है। अब गवर्नमेंट ही लेकर भाग गई उसको, ऐसा होता नहीं है जनरली, गवर्नमेंट कभी पैसे लेकर नहीं भागती है, लेकिन सपोज कीजिए, मान लीजिए कि ऐसा हुआ, या किसी प्राइवेट ऑनर को आपने पैसे अपने वहां पर इन्वेस्ट किए, या सपोज कीजिए बैंक को दिया आपने, बैंक ने ही गायब कर दिए, पैसों का ही झोल कर दिया, उसको ही हम लोग एम्बेजल बोलते हैं, यानी कि स्टील मनी, पैसे को हिंदी में एक बार और भी वर्ड आया था ये, सिर्फ वहां पे स्टील मनी की बात की जा रही थी, ओवरऑल पैसे की चोरी की ही बात की जा रही है एम्बेजलमेंट में, यानी कि स्टील मनी डैट इज इन योर केयर, जो आपकी केयर में है, आपने उसको ही गायब कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। एम्बेजल अगर आएगा तो स्टील मनी हम लगा लेंगे, पैसों को चोरी करना, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशो डेसिडेंडी। रेशो डेसिडेंडी मीन्स क्या होता है, जुडिशियल डिसीजन है, पार्ट ऑफ द जजमेंट विच पजेस अथॉरिटी है, या एनी ऑब्जर्वेशन मेड बाय जज, ये है, या फिर है नेक्स्ट हमारा एन ऑब्जर्वेशन बाय द जज, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, और व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, नाउ वी नीड टू टेल, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इस रेशो डेसिडेंडी, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एंड चलिए इसके लिए भी हमें एक स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, सो यहाँ से एक स्लाइड ले लेते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। देखिए जनाब, रेशो डेसिडेंडी, इससे पहले हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो या वी हैव टू नो अबाउट अ जजमेंट। जजमेंट क्या होती है, कोई भी जो जजमेंट होती है वो जजमेंट होती क्या है। जनरली मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में 3 होते हैं। अगर कोई भी जजमेंट, जजमेंट क्या है सर, जो फाइनल जो डिसीजन होता है कोर्ट का, उसको हम लोग जजमेंट बोलते हैं। जजमेंट में हमेशा और हमेशा 2 पार्ट होते हैं, वैसे 3 होते हैं, लेकिन फिलहाल आपके लेवल पर अभी हम 2 बोल सकते हैं। सो जजमेंट जनरली हैज़ two parts. A judgment has generally 2 parts. The first one is a ratio decidendi भी पढ़ते हैं इसको, decidendi भी बोल सकते हैं, and the second one is obiter dictum या obitum dicta, ठीक है। A judgment has generally 2 parts. The first one is ratio decidendi and the second one is obiter dictum. सर ये obiter dictum क्या होता है, बहुत ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ। obiter dictum होता है जो जज उस पर्टिकुलर जजमेंट को लिख रहा है, उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी, उसकी जो भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी या पर्सनल ओपिनियन उसका हो सकता है, दिस इज नॉट बाइंडिंग नेचर फॉर द लोअर कोर्ट्स, दिस इज नॉट बाइंडिंग नेचर फॉर द लोअर कोर्ट्स। सो ये ऑब्जर्वेशन होती है, मान लीजिए आपने उसके इसमें क्या फाइंडिंग्स की, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्वेशन है, या कोई पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर्सनल पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये सब की सब जो है वो इस कैटेगरी में आती हैं, ऑर्बिटर डिक्टम की कैटेगरी में आती हैं। द सेकंड वन इज रेशियो डेसिडेंडी। ये होता क्या है, सो रेशियो डेसिडेंडी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन अ जजमेंट। कैसे है ये, जो भी है यहाँ पे जितनी भी फाइंडिंग्स होती हैं वहाँ जज कोर्ट करता है, और कोर्ट क्या करता है, जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, सो दिस इज अ बाइंडिंग नेचर फॉर द लोअर कोर्ट्स, दिस इज नॉट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, दिस इज बाइंडिंग नेचर, this is binding nature for the lower court, for the lower courts, ठीक है। फॉर द फ्यूचर केस या फिर फॉर द फ्यूचर केस के लिए हम लोग रेशो डेसिडेंडी जो पार्ट होता है या लीगल नेचर का होता है, ये क्या है सर, समझ में नहीं आया थोड़ा सा। देखो यार, आपने देखा होगा अक्सर आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं, या आप क्या जाते हैं, आप ही कुछ केसेस को लेकर जाते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि यार सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी 1984 में, 1985 में, जो आप इस चीज़ को कोट करते हैं ना, वो जो पार्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में ऐसा कहा था, इस वजह से आपको भी इसको ऐसा कहना चाहिए, है ना। ये हाई कोर्ट जो है, जब भी कोई जजमेंट को सुनाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं उसको कोई ना कोई केस को कोट करता है। वो जो पार्ट होता है उसमें दैट इज कॉल्ड रेशो डेसिडेंडी, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए बाइंडिंग नेचर का होता है कि भाई अगर इन फ्यूचर एक केस पर हमने रूलिंग देती है, एक केस पर हमने जजमेंट देती है, इस रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे उस पर तुम्हारा सेम ओपिनियन, सेम जो है तुम्हारी जजमेंट रहनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेशो डेसिडेंडी, ठीक है, वो चीज़ होती है। सो ये बाइंडिंग नेचर का है इसके लिए फॉर द लोअर कोर्ट्स, और मुझे बोलना चाहिए कि ये लीगल नेचर का होता है। आगे की जितनी भी जजमेंट आने वाली हैं फॉर द फ्यूचर केसेस, उनके लिए
फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर केस, उनके लिए ये क्या हो जाएगा, एक एक तरह से लीगल नेचर का बन जाएगा, लीगल नेचर। ठीक है। सो जो भी कुछ हमने देखा है इसके आधार पर अ जुडिशियल डिसीजन, हाँ होता तो है लेकिन पर्टिकुलर तो नहीं है, बिल्कुल जुडिशियल डिसीजन तो है वो। एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट विच गोज बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट, बिल्कुल भी नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड नहीं जाती है ये चीज़। एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द जज, ऑब्जर्वेशन जो थी वो तो हमने देखा था क्या थी, यहाँ पे ऑबिटर डिक्टम थी, तो ये ऑबिटर डिक्टम होता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे है पार्ट ऑफ द जजमेंट, उस जजमेंट का पार्ट, वो पार्ट है जो पजेस करता है अथॉरिटी को, कि किस अथॉरिटी, किस बेसिस पर हमने ये फैसला दिया है, और ये आगे चलकर नेक्स्ट जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं सबके लिए ये चीज़ जो है वो बनने वाली है। एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग क्या बनने वाली है, एक तरह से ये जो है वो अ, मिसाल बन जाएगी कि हाँ भाई ऐसा ही होना है। सो पार्ट ऑफ द जजमेंट विच पजेस अथॉरिटी, जो सेकंड वाला पार्ट था ऑबिटर डिक्टम, ये तो एक ऑब्जर्वेशन था, अथॉरिटी पजेस नहीं कर रहा था, ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी जज का ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। सो इसलिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एंड अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सो यहाँ पे है ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो इंसान है वो बेस्ट मैन है, सबसे अच्छा इंसान है इस जॉब के लिए, ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, ही हैज़ मेंटल, अगर कोई इंसान जो है वो अच्छा है किसी जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ही हैज़ मेंटल, उसके पास में क्या है, मेंटल क्या हो सकता है, एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, पर्सुएशन है, प्रेडिलेक्शन है, क्या चीज़ है यहाँ। सबसे पहले तो हम मीनिंग देखते हैं एड्रॉइटनेस का होता क्या है। एड्रॉइट एक वर्ब होती है और एड्रॉइट का मतलब होता है क्लेवर। सो यहाँ पे एज ए नाउन बना दिया है इन्होंने एड्रॉइटनेस, इसका मतलब हो जाएगा क्लेवरनेस, क्लेवरनेस। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबल हम बोलते हैं ना किसी चीज़ का कि वो टिकाऊ कितनी है, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ये एज ए नाउन बना दिया है, वही चीज़ है एग्जिस्टिंग, कितना टिकाऊ है कोई चीज़, ड्यूरेबल, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ड्यूरेबल, है ना, कितनी टिकाऊ है ये चीज़, हिंदी में लिख लेना आप लोग टिकाऊ, कितनी टिकाऊ है ये चीज़। परसुएशन का मतलब तो वही किसी को मनाना, परसुएड करना, तो ये मिलकर बना है परसुएड से, इतना तो अंग्रेज़ी जानते ही होंगे, परसुएड क्या होता है, मनाना किसी को, हिंदी वाले लिख लेना मनाना यहाँ पे, सो परसुएशन यहाँ पे मनाना हो जाएगा। सब प्रेडिलेक्शन क्या होता है, प्रेडिलेक्शन, और एक वर्ड और भी है और ये हो जाएगा, इसका ही सिनोनिम है पेंचेंट, पेंचेंट, इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है, सेम मीनिंग होते हैं ये, इनका मतलब है फोंडनेस, फोंडनेस, फोंडनेस की आप बात करें या फिर हम बोल सकते हैं प्रेफरेंस की हम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे भी हमें प्रेफरेंस देनी होती है किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए। फोंडनेस क्या होता है सर, फोंडनेस का मतलब होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा किसी चीज़ को लव करना, लव या लाइक वेरी मच, लव, या हम बोल सकते हैं इसको लाइक समवन और समथिंग वेरी मच, वेरी मच, ठीक है। सो प्रेडिलेक्शन फोननेस या फिर प्रेफरेंस को शो करता है, और फोननेस का मतलब क्या है, लव है या लाइक वेरी मच, और पेंशेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब देखिए इसमें क्या लगता है आपको, कोई इंसान है वो इस जॉब के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि उसके पास में क्या वो एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, टिकाऊ है, एड्रॉइडनेस है, अगर कोई इंसान जो है हाँ कैरी इट आउट, परफॉर्म करने के लिए, एक वर्ड और भी है, वर्ड नहीं है ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, कैरी आउट होती है एक फ्रेजल वर्ब, ये जो कैरी आउट है ना, इसका मतलब होता है परफॉर्म करना, कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म, परफॉर्म करना, किसी टास्क को परफॉर्म करना, परफॉर्म अ टास्क, परफॉर्म अ टास्क, कैरी आउट, तो ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, ये इंसान जो है ना वो इस जॉब के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है। ही हैज़ मेंटल, अब क्या होगी उस इस टास्क को पूरा करने के लिए उसके पास में मेंटल क्या है, ये ड्यूरेबिलिटी है, पर्सुएशन है, प्रेडिलेक्शन है। सर ये तीनों तो अलग मतलब निकाल रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मतलब है यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं क्लेवरनेस। अगर कोई इंसान किसी जॉब के लिए अच्छा है, तो ज़ाहिर है उसमें मेंटल क्लेवरनेस होगी, चतुराई होगी, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वो इंसान, सो दैट ही कैन परफॉर्म दिस टास्क। सो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन होगा,
कि ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब बिकॉज़ ही हैज़ मेंटल एडरॉइटनेस। उसके पास मेंटली चतुर इंसान है, तभी तो उस परफ़ॉर्म जो ये टास्क है, तभी तो इस टास्क को वो कंप्लीट कर सकता है। अगर मान लीजिए आपने किसी बेवकूफ़ इंसान को बैठा दिया या वहाँ पर कोई मेंटल इंसान को ही बैठा दिया, तो वो क्या करेगा? वो तो उस टास्क को या जो भी काम परफ़ॉर्म किया जा रहा है उसको ख़राब कर देगा पूरे का पूरा। सो दैट इज़ कॉल्ड ए ऑप्शन वुड बी करेक्ट हियर। एडरॉइटनेस, ड्यूरेबिलिटी इनका सबका मीनिंग लिख लेना बाद में आप। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सक्सेस कम्स टू दोज़ हू आर विजिलेंट नॉट टू परमिट। विजिलेंट का मतलब होता है वेरी केयरफुल। जो इंसान बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होता है, सर्कमस्पेक्ट भी होता है इसका, वेरी भी बोलते हैं इसको। वो छोड़िए, फिलहाल आप इसको ही देखिए। सक्सेस कम्स टू दोस्त यानी कि सक्सेस उनके पास ही आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट है नॉट टू परमिट फ्रॉम द चूजन पाथ। जो चूजन पाथ है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि जस्ट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर बीएलएलबी एग्जाम एंड आई वांट टू गेट एडमिशन इन एएमयू मेन कैंपस। अब उसके बाद में कितनी ही बाधाएं आ जाएं, कितनी ही अड़चने आ जाएं, आप रुकने वाले तो नहीं हैं। इफ़ यू हैव डिसाइडेड योर पाथ, इफ़ यू हैव चोजन योर पाथ, सो अगर आपने अपनी पाथ को, अगर आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, सो बस बीच में कितनी भी अड़चने आए, कितनी भी बाधाएं आए, आप तो विचलित होने वाले नहीं हैं। वही चीज़ की बात की जा रही है कि सक्सेस उन्हीं लोगों के पास में आती है जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं और अपना एक बार चूज़ कर लिया पाथ को तो क्या होगा, डाइवर्जन आएगा, डेविएशन आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, एलिनेशन आएगा, क्या चीज़ है यहाँ पे, यही हमें देखना है। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूँ तो एलिनेशन क्या होता है? अच्छा, एलिनेशन को समझने के लिए मैं एक वर्ड और भी करा रहा हूँ आपको और ये हो जाएगा एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रांज भी बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ नाउन है तो इस वजह से इसको ये लिख लीजिए एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। इस एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है, सबसे पहली बात तो नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद, नो नो लॉन्गर नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद समवन। आपके हो सकता है कि आप उनके लिए एस्ट्रेंजमेंट हैं या स्ट्रेंज हैं। इसके स्ट्रेंज, वो स्ट्रेंज नहीं, वो अजनबी होता है। एस वाला स्ट्रेंज नहीं बात कर रहे हैं हम, ई वाला स्ट्रेंज की बात की जा रही है। सो ये होता है नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद समवन। आप जो है वो अब किसी इंसान के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। आपके जो 10th वाले दोस्त होंगे उसमें से बहुत सारे 90% ऐसे दोस्त होंगे जिनके लिए आप स्ट्रेंज बन चुके हैं कि आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। किसी वाइफ है, किसी वाइफ का डिवोर्स हो गया तो उसके बाद वो लोग भी स्ट्रेंज ही हो जाते हैं एक दूसरे के लिए कि अब वो कॉन्टैक्ट में नहीं है। एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग कट ऑफ और सेपरेट फ्रॉम अ पर्सन या फिर पूरे ग्रुप ऑफ पीपल। एलिनेशन होता है अ स्टेट ऑफ, यानी कि अपने आप को सबसे कट डाउन कर लेना। आपको ही इस क्या हुआ ये? हुँ, सो आपको भी जो इस बार है ना, फिलहाल के लिए जो आने वाले 1 डेढ़ महीना आपका बचा है एग्ज़ाम में, आपको एलिनेशन होना पड़ेगा, एलिनेट होना पड़ेगा आपको। यहाँ पे हो जाएगा अ स्टेट ऑफ, एक ऐसी अवस्था की हम बात कर रहे हैं, अ स्टेट ऑफ बीइंग कट ऑफ, ठीक है? यानी कि सबसे हम बोल रहे होते हैं ना कि यार क्या हुआ? अपना इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया आपने, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हो। तो वो चीज़ ही एलिनेट होती है, सेपरेट, क्योंकि right now you are preparing for your exam, seriously preparing I should say, so from a person, ठीक है? a state of being cut off, सबसे कट ऑफ हो जाना, सबसे दूर हो जाना और सेपरेट हो जाना फ्रॉम अ पर्सन या फिर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एलिनेशन होता है। ओके, सो नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट विद, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, दोनों सिनोनिम बन जाते हैं। अब रही बात ऑब्स्ट्रक्शन की यहाँ पे या फिर डेविएशन है, उसके बाद डेविएशन के बाद में है हमारे पास डाइवर्जन है और बस इतना ही है। क्या आएगा यहाँ पे? तो जनाब अगर मैं बात करूँ तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहली बात तो डाइवर्जन क्या होता है? यही देखना चाहिए हमें, डाइवर्जन क्या हो जाएगा, है ना? सो अगर हम डाइवर्जन की बात करें तो यहाँ पे 1 सेकंड, हुँ, चलिए डाइवर्जन की हम बात करते हैं कि डाइवर्जन होता क्या है? जनाब जो डाइवर्जन है, ये किस चीज़ को शो करेगा? ये किसी चीज़ की चेंज द डायरेक्शन, या मैं बोलता हूँ कैसे बोलना चाहिए? आइए इसको सिखाता हूँ मैं, एक नया पेज लेते हैं। डाइवर्जन और डेविएशन में, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले ही इसको करने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि दोनों ही सही हो जाएँगे यहाँ पे। यहाँ डाइवर्जन भी आ सकता है, यहाँ पर डेविएशन भी आ सकता है, डेविएशन भी आ सकता है यहाँ पे। लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो मैं पहले बोल देता हूँ आपको, कीप।
पहले तो मैं इसका बता देता हूँ कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा। ओके, सो हमने एक वर्ड किया है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है। बहुत बार करते आ रहे हैं, एएमयू बार-बार इस वर्ड को पूछता है, ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर ऑब्स्टेकल है, ये इसका सिनोनिम होता है ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल या आप इसको हर्डल बोलिए, बाधा आ जाना, अड़चन आ जाना, ह हर्डल, ये हो जाएगा हर्डल, हर्डल, ठीक है? इन सब का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होता है और इनका जो हम बात करें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है, हर्डल है, तो ये होता है बाधा, बाधा आना या रुकावट आना, रुकावट, रुकावट। हिंदी आप लोग लिख लेना यार, अगर कोई मिस्टेक हो तो देख लेना यहाँ पे, ठीक है? तो अब हमारे पास 2 वर्ड हैं, या तो डाइवर्जन देखिए, एलिनेशन तो बिल्कुल नहीं आ सकता, सक्सेस उनके पास में आती है जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हैं और फ्रॉम द चूज़न पाथ से जो है क्या नहीं होते हैं, एलिनेशन, नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट, सर डी तो नहीं हो सकता, किसी इंसान की बात की जा रही है, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा की बात की जा रही है, नहीं। देखते हैं हम लोग, बहुत ही नियर हैं 2 ऑप्शन, डाइवर्जन और डेविएशन, क्या मतलब है इनका? डाइवर्जन क्या होता है एंड डेविएशन क्या होता है? चलिए, इसको देखते हैं हम लोग। इसके लिए एक नेक्स्ट पेज बनाया है और अब बात आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जन, डाइवर्जन, SION, डाइवर्जन वर्सेस डेविएशन, डेविएट होना, डेविएशन, क्या डिफरेंस है दोनों में? सबसे पहली बात तो डाइवर्जन क्या होता है? जनाब डाइवर्जन का मतलब होता है मूव अवे फ्रॉम द मेन रोड, मतलब मूव अवे फ्रॉम द मेन रोड, मूव अवे, दूर हो जाना, किस चीज़ से? मूव अवे फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम द मेन रोड, मेन, मेन रोड से हम जो है वो दूर हो गए हैं, ओके। अच्छा डेविएट क्या होता है? डेविएट होता है मूव अवे फ्रॉम द चूज़न पाथ, मतलब मूव अवे, मूव अवे, बहुत ही नियर हैं इस वजह से इसको डीप में समझ रहे हैं हम, मूव अवे फ्रॉम द चूज़न पाथ, चूज़न पाथ। सर यहाँ मेन रोड से दूर हो गए आप, यहाँ पे बोल सकते हैं जो चूज़न पाथ है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा-सा बता देंगे क्या चीज़ होती है? हाँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए, इसको हम बोल सकते हैं कि क्या बोलें इसको? पहले इसको डेविएट को बोलते हैं कि डेविएट क्या हो जाएगा? डेविएट होता है आपका ये पाथ था, ये चूज़न पाथ था आपका कि आपको इस रास्ते पर जाना था, ठीक है? ये आपके लिए रास्ता है, लेकिन आपने क्या हो गए यहाँ से लेकर और आपने इस वाले रास्ते को चुन लिया ये, मतलब पूरी तरह से आपका चूज़न पाथ कौन-सा था ये? आपको सीधी डायरेक्शन में जाना था, यहाँ पे जाना था, यहाँ पे जाना था आपको, लेकिन आप कहाँ पर चले गए? यहाँ पर। सो दैट इज़ कॉल्ड डेविएट हो जाना, अपने पाथ से विचलित हो जाना, डेविएट हो जाना, ठीक है? सो ये हो जाएगा डेविएट, ये हो जाएगा आपके लिए डेविएट। रही बात हमारे पास में डाइवर्ट क्या होता है सर? सर डाइवर्ट होता है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर आपको इस रास्ते पर जाना था, ये आपका चूज़न पाथ था, ठीक है? मेन रोड ये था आपका, लेकिन आपको यहाँ डाइवर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा डाइवर्ट, डाइवर्ट, ठीक है? यहाँ तो पूरी तरह आपने रास्ता चेंज कर दिया, यहाँ पे डाइवर्ट, अब डाइवर्ट क्या है? चेंज द डायरेक्शन, मुझे बोलना चाहिए डाइवर्जन जो होता है एक तरह से चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन की हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे। मतलब क्या हुआ? आगे सपोज़ कीजिए ये जो है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। यहाँ पर क्या है ना, ये रोड है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था। आपको वो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ पर छोटा-सा रास्ता भी दे देंगे कि भई यहाँ से चले जाओ। सो दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जन, डाइवर्ट कर दिया आपको यहाँ से। आपका रास्ता तो ये था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वर्क चल रहा था, इस वजह से छोटा-सा यहाँ रास्ता बना दिया ताकि आपको डाइवर्ट कर दिया जाए। दूसरी बात, ये चूज़न पाथ था। चूज़न पाथ से ही आप भटक गए, जो आपका रास्ता था उससे ही आप भटक गए, उसको हम लोग डेविएट बोलते हैं, विचलित हो गए पूरी तरह से। ये रास्ता था, लेकिन आप भटक गए इससे। सो ये होता है आपके पास में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? कौन-सा आना चाहिए? क्या यहाँ पर डाइवर्जन आना चाहिए? डाइवर्जन होता है चेंज द डायरेक्शन, डेविएट होता है अपने पाथ से ही भटक जाना। अब यहाँ क्या आएगा? सर यहाँ पर चूज़न पाथ की बात की जा रही है, तो इसका मतलब चूज़न पाथ था, 100% इंसान जो है सक्सेस सिर्फ़ उन्हीं लोगों के पास में आती है जो बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं, नॉट टू परमिट, क्या हो जाएगा? नॉट टू परमिट डाइवर्जन या डेविएशन। सोचिए थोड़ा-सा, क्या हो सकता है? सर नॉट टू डेविएट, यानी कि जो इंसान पूरे अपने पाथ से भटकते नहीं हैं, जो लोग क्या नहीं होते हैं? डेविएट नहीं होते हैं पूरी तरह से मूव अवे फ्रॉम द चूज़न पाथ।
जो भी आपका चूजन पाथ था उससे भटकते नहीं हैं, तभी उन लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस आती है। तो यहाँ पे हो जाएगा डेविएट होगा, चेंज द डायरेक्शन। ओके, चलिए। ओके, सो द 16 नंबर 16 इज प्लीज चूज द अंडरलाइन which best expresses the meaning underlines idiom phrases। अच्छा, मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी, वही मैंने आपसे पहले ही बताया था कि यार एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, पूरी तरह थक चुका हूँ मैं इस टाइम पर। खैर कोई मसला नहीं है, चलिए देखते हैं। क्योंकि रोज़ा है सो यू कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर सकते हैं। द द डिटेक्टिव लेफ्ट, अच्छा मैं बोल कुछ रहा हूँ, कभी कभी निकल कुछ रहा है। खैर, द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ये होती है लीव, लीव नो स्टोन होता है वैसे तो, लीव नो स्टोन अनटर्न। ये आपके पास में क्या है, अंडरलाइन है, वहाँ की नहीं है उन लोगों ने, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इससे प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपके पास में फ्रेज, इसको आपने बताना है क्या मतलब है इसका, इस फ्रेज का क्या मतलब होता है। यहाँ पे है द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रेस द कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है, कल्प्रिट का मतलब होता है गिल्टी, कोई इंसान गिल्टी है, कल्प्रिट मतलब गिल्टी। ठीक है, गिल्टी लिख लेना, सिनोनिम हो जाएगा इसका। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये पास्ट में है, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं ना हम लेफ्ट में। आप चाहते तो इसको लीव लिख सकते थे, तो एक्चुअल में यही फ्रेज होती है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी ऐसा पत्थर ना छोड़ना, या इसको अगर मुझे बोलना चाहिए तो ट्राई टू एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब ट्राई कर लेना, तमाम प्रयास कर लेना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं सब कुछ कर चुका हूँ, बस मेरी बस की नहीं है अब करना, आई हैव डन एवरीथिंग। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज थी सब कुछ कर चुका हूँ, वही चीज है यहाँ पर। ट्राई, ट्राई टू, ट्राई टू एवरी, ट्राई टू एवरी पॉसिबल मीन्स, यानी कि जो कुछ हो सकता था सब कुछ करके देख चुका हूँ मैंने। लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई पत्थर नहीं बचा है, लीव नो स्टोन अनटर्न, ये चीज है। ठीक है, कोई भी ऐसा पत्थर नहीं है जिसको मैंने टर्न ना किया हो, मोड़ा ना हो, सारी चीजें मैंने देख चुका हूँ। सो द डिटेक्टिव ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स टू ट्रेस द कल्प्रिट, जो भी उसका गिल्टी था उसको डिटेक्टिव ने हर तरह से पूरी तरह प्रयास किया। हिंदी में लिख लेना, तमाम प्रयास करना। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है तमाम प्रयास कर लेना, वही चीज है। अब क्या है यहाँ पर मीनिंग हमसे बताया, डिड वेरी इररिलेवेंट थिंग्स या यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, टुक नो पेंस, रिस्टोर्टेड, रिस्टोर्टेड इलीगल प्रैक्टिसेस, सर ये भी नहीं लग रहा, और टुक नो पेंस ये भी नहीं लग रहा। यूज्ड ये हो जाएगा बी ऑप्शन, ए भी नहीं हो सकता। यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, यानी कि जो कुछ भी था सब कुछ मैं कर कर देख चुका हूँ। ट्राई टू एवरी पॉसिबल मीन्स, इसका मतलब ये होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 है, आई लाइक हिज फ्रेंडली। फ्रेंडली है, इसका आपको वो बताना है, एंटोनिम बताना है। यहाँ पर है एंटोनिम की बात की जा रही है। फ्रेंडली का क्या होता है, हॉस्टाइल हो जाएगा। हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, अन, FRIENDLY, अनफ्रेंडली। ठीक है, एनवियस और जेलस एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, वही जेलस क्या है, जेलसी जो है ना, ऐसे ही एनवियस होता है। विशियस होता है, अगर मुझे बोलना चाहिए विशियस के बारे में, तो विशियस होता है क्रूअल, या तो क्रूअल किसी पर्सन की हम बात करते हैं, या कोई सिचुएशन है, या वायलेंट है, क्रूअल, वायलेंट, और इमोरल, इमोरल उसको ही हम लोग विशियस बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे, ए और बी, उसको बताने की जरूरत है नहीं। ही इज लुकिंग गुड बट इंसिपिड, वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लेकिन इंसिपिड, बट इंसिपिड, बट इंसिपिड है यहाँ पे। इंसिपिड यंग मैन चूज, चलिए इंसिपिड का मतलब होता क्या है ये हमें देखना है जनाब। जो ये इंसिपिड वर्ड है, इसके दो मतलब होते हैं। इट हैज़ टू मीनिंग्स, इंसिपिड हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज, मुझे बोलना चाहिए टेस्टलेस, जिस चीज़ में कोई टेस्ट नहीं होता है ना, खाने की बात करते हैं हम, टेस्टलेस, खाने में ना कोई स्वाद है, तो उसको ही हम इंसिपिड बोलते हैं। दूसरा अगर किसी पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ये होता है बोरिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज खाने के अगर पर्सपेक्टिव से आप बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इसको टेस्टलेस, जिसमें कोई टेस्ट ना हो। सेकंड वन इज बोरिंग, कोई इंसान की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर है ही इज लुकिंग गुड, ही इज लुकिंग गुड, बट एक बोरिंग इंसान है ना, वो अच्छा तो दिख रहा है लेकिन बहुत ही बोरिंग इंसान है। क्या एरोगेंट हो जाएगा,
बिल्कुल भी नहीं सर, एरोगेंट की बात नहीं की जा रही है। अनस्क्रप्लस, अनस्क्रप्लस का मतलब क्या होता है? स्क्रप्लस का मतलब ये जो स्क्रप्लस है, मैं इसका करा देता हूँ कि ये जो है स्क्रप्लस, ये है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर ये स्क्रप्लस का? जनाब स्क्रप्लस का मतलब होता है मेटिकुलस, मेटिकुलस इसका ही सिनोनिम होता है ये मेटिकुलस, मेटिकुलस। अब आपको होगा कि सर मेटिकुलस का मतलब भी नहीं पता हमें तो। सो मेटिकुलस या स्क्रप्लस का मतलब हो जाएगा वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल, डूइंग एनी एक्टिविटी, ठीक है? अटेंटिव डिटेल या फिर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में अटेंटिव होना, बहुत ही ज़्यादा अपना जो काम है उसको मेटिकुलसली करना, बहुत ही केयरफुली करना। सो अटेंटिव, अटेंटिव इन डिटेल, ठीक है? कोई भी अगर पेपर, कोई कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना, बहुत ही केयरफुल रहना, दैट इज़ कॉल्ड स्क्रप्लस या अनस्क्रप्लस इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो सिक की बात भी नहीं की जा रही है, यानी कि बीमार की बात नहीं की जा रही है, स्क्रप्लस की बात भी नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन होगा, लैकिंग इन स्पिरिट, ठीक है? बहुत ही क्या है, बोरिंग इंसान है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही रूड है, बहुत बोरिंग इंसान है, अनसिपिड मैन है। खाने के केस में भी हम यूज़ करते हैं, टेस्टलेस होता है। सो लैकिंग इन स्पिरिट यानी कि बोरिंग इंसान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नियरेस्ट मीनिंग हमें बताना है कंपल्सरी का, ठीक है? यहाँ पर कंपल्सरी जो है, वो इसका नियरेस्ट मीनिंग हमें बताना है, क्या हो जाएगा? देखिए जनाब, अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर क्या होता है? रेगुलर है जो एक पर्टिकुलर, मुझे बोलना चाहिए रेगुलर क्या है? जो चीज़ एक सर्टेन टाइम पर होती है, यानी कि फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ हो रही है, रेगुलर तो नहीं होगा। कंपल्सरी का मतलब रेगुलर तो नहीं होगा, या तो नेसेसरी है, या फिर ड्यूटीफुल है, या फिर ऑब्लिगेटरी है। ड्यूटीफुल क्या होता है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ब्यूटीफुल हो जाएगा बीइंग रिस्पॉन्सिबल या फिर ओबेडिएंट, ओबेडिएंट होना या फिर रिस्पॉन्सिबल होना। बीइंग रिस्पॉन्सिबल लिख लेना आप चाहें, बीइंग रिस्पॉन्सिबल या फिर ओबेडिएंट। ब्यूटीफुल जो इंसान पूरी तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा है पूरी श्रद्धा के साथ में, या तो नेसेसरी है या फिर ऑब्लिगेटरी है। दो मतलब हमारे पास में बचते हैं, अब दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी होता है समथिंग दैट मस्ट बी डन। इसका मतलब सबसे पहली बात तो कंपल्सरी कोई चीज़ है, तो ये हो जाएगा सम, कंपल्सरी मीन समथिंग, समथिंग जो चीज़ ज़रूर की जानी चाहिए, दैट मस्ट बी डन, मतलब ये कंपल्सरी, ये जो है आपके लिए समथिंग दैट मस्ट बी डन, जो चीज़ ज़रूर की ही जानी चाहिए। इसको आप मैंडेटरी भी बोल सकते हैं, मैंडेटरी भी हो जाएगा ये, ठीक है? अब यहाँ पे नेसेसरी है एंड ऑब्लिगेटरी है। नेसेसरी का मतलब होता है कोई चीज़ इसेंशियल तो है, ज़रूरी तो है आपके लिए, हम बोल सकते हैं इसको इसेंशियल, इसेंशियल ज़रूरी तो है, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट, बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज मैंडेटरी, ठीक है? तो इसको ना हम लोग ऐसे समझते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। कैसे समझ आएगा हमें? हमें समझ आएगा, सपोज़ कीजिए आप जो है वो क्या बोलते हैं, ज़ोहर का लेते हैं हम लोग। ज़ोहर की, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। ज़ोहर की नमाज़ लेते हैं हम लोग। ज़ोहर की नमाज़ में क्या होता है कि सर जो स्टार्टिंग की 4 सुन्नतें होती हैं, वो तरह से मुझे बोलना चाहिए कंपल्सरी हैं। कंपल्सरी मतलब जो पढ़ना ही है आपको, ठीक है? अच्छा, वहीं अगर हम बात करें तो असर की जो सुन्नतें होती हैं, वो एक तरह से नेसेसरी हैं। ज़रूरी तो हैं असर की सुन्नतें, ऐसा है कि ज़रूरी तो हैं असर की जो बाद में सुन्नतें हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज़ मैंडेटरी नहीं है। इसका एक इस्लाम में एक वर्ड आता है सुन्नत मुअक्किदा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वैसे ही कुछ है दोनों में से। तो ये असर की है, नेसेसरी क्या चीज़ हुई? असर की सुन्नतें हैं ये ज़रूरी तो हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपल्सरी, तो कंपल्सरी एक तरह से फ़ज्र की सुन्नतें हो जाएँगी आपको, कि भाई पढ़ना है, पहले आप 2 फ़र्ज़ पढ़ने से पहले-पहले सुन्नतें आपको अदा करनी ही हैं। तो एक तरह से ये हो जाएगी कंपल्सरी। तो अब क्या समझ में आ रहा है? सर यहाँ से तो हमें ये समझ आ रहा है ऑब्लिगेटरी होना चाहिए। ऑब्लिगेटरी का मतलब भी वही होता है। ऑब्लिगेटरी क्या होता है कि भाई आपके पास में ये जो है, क्या है आपके लिए ये? एक तरह से कंपल्सरी। आपको इस चीज़ का, आज्ञा का पालन करना ही करना है। ऑब्लिगेटरी है आपके लिए। दैट इज़ कॉल्ड मैंडेटरी या कंपल्सरी। ऑब्लिगेटरी आप इसको बोलिए या मैंडेटरी आप इसको बोलिए, ठीक है? या आप इसको कंपल्सरी बोलिए, कंपल्सरी है। ये हो जाएगा यहाँ पे। सो सिर्फ़ और सिर्फ़ डी ऑप्शन, वही बात कि जो नेसेसरी है,
क्या हो जाएगा, ज़रूरी तो है, ठीक है यार, पढ़ेंगे तो सवाब तो मिलेगा ही ना, आपको असर की सुन्नत है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा जो केस है वो फज्र के केस में नहीं होगा आपके, ऑब्लिगेटरी है आपके लिए, सो दैट इज़ कॉल्ड कंपल्सरी आल्सो, ठीक है? हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, सो 20 तक ही रखते हैं यार आज हम, उसके बाद में करेंगे एक एक पार्ट और बना देंगे इसका, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे लगता है अभी 2-3 घंटे हो गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है मर्डर ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड। ओके, बहुत ज़्यादा ये मतलब बार-बार पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमेशा मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि सफिक्स और प्रीफिक्स होता है। अगर कहीं भी सफिक्स साइड दिखाई देता है तो हमेशा और हमेशा ये शो करेगा मर्डर को, किसी की भी मर्डर को शो करेगा, ठीक है? होमिसाइड का मतलब क्या होता है? जनाब होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? जनरल टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं किलिंग किलिंग अ ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग, किसी भी एक जनरल इंसान को मार देना, किसी को भी मार देना, जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म है। किसी भी मर्डर के केस में हम बोल सकते हैं इसको कि होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा दूसरी बात अगर हम बात करें तो रिजीसाइड क्या होता है? जनाब जो रिजीसाइड होता है वो किलिंग, लिख लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, किलिंग अ किंग और रूलर। जितने भी बीए वाले बच्चे इसको देख रहे हो अगर वीडियो को तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैठते हैं ये जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, यही कर लीजिए, ये काफ़ी हैं आपके लिए। रेजिसाइड हो जाएगा, मारना किसी किंग या फिर क्वीन का मर्डर कर देना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या होना, रेजिसाइड। फ्रेट्रीसाइड क्या होता है सर? फ्रेट्रीसाइड होता है किलिंग ऑन, खुद के ही ब्रदर को मार देना, ब्रदर को मार देना या फिर सिस्टर को, अपने ही बहन भाई का कत्ल कर देना, उसको हम बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। इन्फेंटिसाइड वही हो जाएगा, न्यू बॉर्न, किलिंग अ न्यू बॉर्न बेबी, किलिंग किलिंग अ न्यू बॉर्न बेबी, किलिंग अ न्यू बॉर्न चाइल्ड या बेबी, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई। अब यहाँ से मैट्रिसाइड भी होता है, मैट्री क्या हो जाएगा यानी कि मदर की हत्या करना, पेट्रिसाइड होता है, पेट्रिसाइड मतलब फादर की हत्या करना, एक्सोरिसाइड होता है, एक्सोरिसाइड मतलब वाइफ की हत्या कर देना, ठीक है? आप चाहे कितने भी बना सकते हैं। देखो वैसे तो ये 4 इंपॉर्टेंट हुए आपके लिए, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट। होमिसाइड मतलब किलिंग अ ह्यूमन बीइंग जनरल टर्म है, रिजिसाइड मतलब किलिंग क्वीन या फिर क्वीन, ये बार-बार पूछा जाता है ये, रिजिसाइड। पेट्रिसाइड होता है खुद के ही ब्रदर की हत्या कर देना, इन्फेंटिसाइड होता है किलिंग अ न्यूबॉर्न चाइल्ड या फिर बेबी। आप चाहें तो एक और लिख लीजिए यहाँ पे, मैं करा देता हूँ। यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं कि ये हो जाएगा, मान लीजिए आपने लिख दिया मैट्रिसाइड, MAT मैट मैट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड क्या होता है? मदर की हत्या करना, किलिंग किलिंग ऑन मदर, ठीक है? पता नहीं कौन लोग हैं ये, किलिंग ऑन मदर। ऐसे ही पेट्रिसाइड हो जाएगा, ये होता है पेट्रिसाइड यानी कि पेट्रिसाइड, ठीक है? किलिंग ऑन फादर, किलिंग किलिंग ऑन फादर, फादर की हत्या करना। ऐसे ही एक वर्ड होता है एक्सोरिसाइड, ठीक है? यू एक्सोरिसाइड बोल सकते हैं इसको, युक्सोरिसाइड एक्सोरिसाइड बोलते हैं वैसे तो, एक्सोरिसाइड होता है, ये हो जाएगा किलिंग ऑन वाइफ। ऐसे ही बहुत से हो जाएंगे, अगर आपने ये कर लिए तो ये भी काफ़ी है, किलिंग ऑन वाइफ, ठीक है? किलिंग ऑन वाइफ या फिर भाभी जी को अगर आपने कर दिया तो भाभी जी के लिए भी हो जाएगा गर्लफ्रेंड। सो यही था, एक्सोरिसाइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो में यार इतना ही रखना चाहिए, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। 43 क्वेश्चंस हैं, 2022 में 43 क्वेश्चंस आए थे और हम 20 कर चुके हैं, एक पार्ट और बनेगा तो उसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो बता देना, वरना तो कोई मसला ही नहीं है।